टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड वंस अगेन वेलकम टू मुस्कुराती मॉर्निंग विद वर्दा। आई एम श्योर आप सब खैरियत से होंगे, हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हल्की हल्की खुनकी सी शुरू हो गई है। जब सुबह सुबह आप उठते हैं, फजर का जिस वक्त होता है उस वक्त एक सोंधी सी खुशबू आ रही होती है और ठंड का हमें एहसास होना शुरू हो जाता है कि जनाब सर्दियों की आमद जो है वो होने वाली है। जब सर्दियाँ आती हैं तो ऑफ़ कोर्स आपका ड्रेसिंग भी जो है वो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है। सर्दियों के लिबास अलग होते हैं, अमूमन हम जो गर्मियों में लिबास पहनते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन हमारा अक्सर दिल चाहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छी सी ड्रेसिंग करूं, डिफरेंट किस्म की ड्रेसेस पहनूं। और क्योंकि खुश लिबास और खुश इखलाक होना हम सब के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आप अच्छा लिबास पहन रहे हैं या फिर अगर सर्दियों के हिसाब से आप कोई मॉडर्न लिबास पहन रहे हैं तो उससे आपके किरदार को जज किया जाए। खुश इखलाक होना और खुश लिबास होना हर किसी का हक़ है। ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लिबास पहनना पसंद करता है, किस स्टाइल में रहना पसंद करता है। लेकिन हम कौन होते हैं ये जज करने वाले किसी के किरदार को कि भाई अगर ये ख़ातून सुबह सुबह जो है वो खुश इखलाक हैं, अच्छा लिबास पहन के निकल रही हैं तो ये बड़ी मॉडर्न होंगी, हमसे दोस्ती कर लेंगी, आइए इनको चाय की ऑफ़र करते हैं या फिर लंच की ऑफ़र करते हैं। या फिर एक बहुत ही ख़राब अल्फाज हमारे माशरे में इस्तेमाल किया जाता है कि हंसी तो फंसी। इसका क्या मतलब होता है? ये हम कौन होते हैं ये जज करने वाले? अगर हम किसी से अपने इखलाक के ज़रिए, अच्छा इखलाक होना तो अच्छी बात है ना, आप किसी से अच्छी तरीके से मिलते हैं, किसी को अच्छी तरीके से ग्रीट करते हैं, ये तो अच्छी बात है। अगर आप किसी से मुस्कुरा के बात कर लें, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी और ज़मरे में बात को लेके जाएं। आज मैं बात कर रही हूँ उन तमाम औरतों की जो अपने घरों से किसी न किसी मजबूरी के तहत या वक्त ज़रूरत के तहत घर से निकलती हैं काम करने के लिए। चाहे वो किसी भी, आप कह सकते हैं सोसाइटी में काम कर रही हूँ, किसी भी ऑफ़िस में काम कर रही हूँ, स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ, जब वो अपने घर से निकल के अपने दफ्तर तक या फिर स्कूल तक का सफ़र तय करती हैं, उसके बीच में उनको क्या फ़ेस करना पड़ता है। चलें अगर हम इसको छोड़ भी दें, हम उन ख़वातीन को ले लें जो हमारे घर में हमारी हाउस हेल्प होती हैं। वो सुबह तड़के जो हैं वो अपने घरों से निकलती हैं, 2 से 3 बसें बदल के, चिंची लेके या पता नहीं कितनी मुश्किल से पैदल सफ़र तय करके हमारे घरों तक पहुंचती हैं। क्या वो इसलिए कि वो लोगों की बुरी नज़र का शिकार बने, या फिर हमारी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सोसाइटी में जहाँ पे एक बहुत ही पढ़ी लिखी औरत एक अच्छी वेल ड्रेस्ड हो के जाती है और ऑफिस में बैठ के काम करती है और वो लोगों की गंदी नज़र का शिकार हो? क्या ये बात सही है? ये बात बहुत अफसोस से कहनी पड़ती है कि हमारी सोसाइटी का ये हिस्सा बन गया है। अगर हम हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं आज, तो हैरेसमेंट हर ऑफिस का मसला हो गया है, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों आवाज़ नहीं उठा पाते? इसी संजीदा टॉपिक पे आज हम बात करेंगे हमारे सेगमेंट दिल की बात में। लेकिन बात यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन की नहीं हो रही है, चाहे वो मर्द हो या औरत। आज के माशरे में शायद कोई भी सेफ़ नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द को भी हिरासा किया जाता है, लेकिन शायद मर्दों का रेशो इतना ज़्यादा उठाया नहीं जाता, औरतों पे ज़्यादा बात की जाती है। आज हम जानेंगे हमारे सेगमेंट दिल की बात में, हमारे साथ रहिएगा और आप कॉल करके हमें बता भी सकते हैं अगर आप इस संजीदा मसले का शिकार हुए हैं तो आपने कैसे डील किया उसको, आपकी क्या फीलिंग्स थी, आप किन तकलीफ़ से गुज़रे, ये आपको मेंटली कितना टॉर्चर करता है, आपको अपने अंदर कितना इनसिक्योर फील करवाता है। अगर आप सड़क पे राह चलते, आप कहीं कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, कितने लोग आपको पलट के पीछे से जो है वो सिर्फ एक, कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ देखना ही नज़र इंसान को एक काफ़ी होती है। औरत में अल्लाह ताला ने ये एक एहसास दिया है कि वो देख के पहचान जाती है कि कौन हमें किस निगाह से देख रहा है, या फिर आप बुरे बुरे अल्फाजों से उनको जो है वो पुकारते हैं। क्या ये बात सही है? अगर आप भी इस फेज़ से गुजरे हैं तो हमें कॉल करके बताइए और हमारी मदद कीजिए इस मामले में कि हम उन औरतों को कैसे इस मामले में कह सकते हैं कि वो स्टेप उठाएं, वो आगे बढ़ें, वो अपनी आवाज़ उठाएं, खामोश ना रहें।
और इसके साथ ही हमारे साथ आज होंगे डॉक्टर इमरान भी हैं हमारे साथ। इमरान जोफा, उनसे भी हम बात करेंगे। शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ होंगी। और अभी लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हमारे फिटनेस के सेगमेंट में, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और हमारे सेगमेंट फिट रहें स्मार्ट लगे में आज हमने इनवाइट किया है कपल फिटनेस ट्रेनर्स को। शॉक हुए थोड़े से एग्जैक्टली मुझे भी जब मैंने सुना तो मुझे भी थोड़ी सी हैरत हुई थी। मैंने कहा भाई अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जो है फिटनेस ट्रेनर हैं तो सोचे इनकी फैमिली पे कितना प्रेशर होता होगा कि दोनों फिटनेस फ्रीक होंगे और फैमिली को कहते होंगे नहीं ऐसे करो, ऐसे एक्सरसाइज करो, सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते होंगे। आगे की बात हम करेंगे इन दोनों के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मरियम रसूल है हमारे साथ जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं एज आई सेड, और उनके हस्बैंड है हमारे साथ शिराज अनवर जो आप भी फिटनेस ट्रेनर हैं। तो कैसा लगता है आप दोनों को, यानी कि दोनों फिटनेस ट्रेनर हैं तो फैमिली बहुत सख्त नज़र रखी जाती है, कड़ी नज़र कि सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, जिम करना है, ऐसा होता है? आप हैं ऐसे? मैं सुबह में उठता हूँ, ये दोपहर में उठती है। Really, that's not true. तो फैमिलीज़ के तो आपको पता है कि हम पाकिस्तान में जब घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, फैमिलीज़ के ऊपर तो कोई प्रेशर नहीं है, बट एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बहुत अच्छा, कंटिन्यू दोनों के ऊपर प्रेशर होता है। और पूरा दिन क्लासेस होती हैं, कभी मेरी कभी इसकी, सो पूरा दिन जो है ना वो बस एक्सरसाइज करते करते गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। एक्सरसाइज करते करते खाना ही पक जाता है, सब कुछ हो जाता है। वेरी गुड भाई, ये आपसे सीखेंगे। अच्छा, 42 डेज चैलेंज है आपका और ये बूट कैंप है आई गेस, ये क्या है? So it's basically a fat loss program. ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। So ये एक टेक्निक है और ये पूरी दुनिया में मानी जाती है कि फैट लॉस के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है। इसमें जो है वो आपके हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स होते हैं, जैसे आप थोड़ी देर के लिए बहुत तेज़ एक्सरसाइज करें और फिर रुक जाएं। सो रेस्ट भी इतना इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि वर्कआउट। सो इस तरह से हम प्रोग्राम मैनेज करते हैं। ये नुसरत एंड टॉर्सम जो है वो इसके पायनियर्स हैं एंड वी आर जस्ट, आई एम वन ऑफ द सीनियर ट्रेनर्स। पिछले 5 साल से मैं इसको रन कर रही हूँ उनके साथ। एंड या सो जो लोग, आपको पता है हमारे पास ओबेसिटी जिस वर्ड नहीं आ रहा, सो वो आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं मोटापा जो है हमारे यहाँ बहुत मुश्किल जो है ना, वो लोग मोटे पतले हर वक्त होते रहते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हम अपने जो है वो माइंडसेट पे काम करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि मोटा पतले से भी ज़्यादा कोई चीज़ है कि फ़िट रहे। सो आप अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो हम ज़्यादा उसके ऊपर मेहनत करते हैं, लोगों का माइंडसेट के ऊपर, रादर देन कि वो बस इसी पे रहें कि हम पतले हो जाएं और हम मोटे हो जाएं और हम पतले हो जाएं। कुछ लोगों का मसला होता है मोटा होना, कुछ लोगों का होता है पतला होना। शिराज, आप मुझे बताइए कि मर्दों का वेट लॉस करना ज़्यादा मुश्किल होता है या ख़वातीन का? एज सच तो विमेन का होता है, मर्द बहुत आराम से कर लेते हैं, लेकिन बात ये होती है कि वो मोटिवेटेड नहीं है। ज़्यादातर जिन लोगों को मैं ट्रेन कर रहा होता हूँ उन लोगों के बिल्कुल मोटिवेशन नहीं है, आएंगे थोड़े से। आप मर्दों की बात कर रहे हैं? मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ अभी। आई ट्रेन बहुत, मैं औरतों को भी ट्रेन करता हूँ, मर्दों को भी करता हूँ। मर्दों में बहुत स्लो है, औरतें ज़्यादा वो होती हैं कि क्योंकि आप देखती हैं सोसाइटी में बोलते रहते हैं औरतें दे हैव टू लुक इस तरह से, ऐसी दिखनी है औरतों, तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है हमारा कि अगर आप इतने स्लिम हैं, एग्जैक्टली, तो वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अचीव करने के लिए औरतें ज़्यादा जाती हैं। बट थोड़े स्लो हैं, लेकिन 30s 40s के बाद वो भी आना शुरू हो जाते हैं जब पता चलता है कि बुढ़े हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं। ज़रूरी है कि मोटापा ख़त्म करने के लिए ही हमें जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर हमारी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए? एज आई सेड, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ मोटापा के लिए नहीं। मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है लड़कियाँ जो फिजिक उनकी काफ़ी लीन है और वो आती हैं बिकॉज दे हैव दिस अवेयरनेस कि अच्छा अब फिट रहने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। सो वो जो मोटे लोग हैं जिनका ये माइंडसेट है कि नहीं सिर्फ पतले होने के लिए, तो वो उनको ये बोलते तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है। सो ये जो माइंडसेट है ना, ये ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को ये हो कि एक्सरसाइज
इज एज इम्पोर्टेंट जितना कि खाना पीना। जितना खाना पीना हाँ, इम्पोर्टेंट, हम खाना पीना नहीं छोड़ते लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं करते। तो हाँ। इवन आपकी मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सेरोटोनिन, डोपामिन और अदर केमिकल्स हैं जो ब्रेन तभी रिलीज करता है एज अ रिवॉर्ड व्हेन यू वर्क आउट ज़्यादा। हमारी मॉडर्न लाइफ है, हम लोग गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, फिर एसी के रूम में जाते हैं, कुछ लिफ्ट नहीं कर रहे, कहीं लंबा नहीं चल रहे, बट ह्यूमन बॉडी बनी है, डिज़ाइंड इस तरह कि वो कसरत करे, मेहनत करे। व्हेन यू डू दैट तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड करता है सर्टन केमिकल्स से, जिससे आप खुश फील करते हैं, आप सिक्योर फील करते हैं, आप हैप्पी फील करते हैं। वो आप जब आप नहीं करेंगे वर्कआउट किसी भी किस्म का, HIIT, पावर लिफ्टिंग, कार्डियो, कुछ भी कर रहे हैं, आपको वो रिलीज होंगे, यू विल बिकम हैप्पियर। अगर आप नहीं करेंगे तो वही सैडनेस, डिप्रेशन। और कहते हैं हमारी बॉडी भी जो है वो एक मैकेनिज्म की तरह होती है, जैसे कि एक मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाते हैं तो वो चलती रहेगी, कहते हैं ना रोलिंग में रहेगी, रवा रहेगी। लेकिन अगर आप उस मशीन को रोक दें तो फिर हमारे जॉइंट पेन, जैसे कि मशीनों में जंग लग जाता है, ऐसे हमारे जॉइंट्स पे भी जंग लग जाता है। मुझे आप दोनों एक बात बताइए, आप दोनों माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर हैं ऑफ कोर्स, जो लोग ज़रूरी नहीं कि जिम जाएं, अगर जिम नहीं जा सकते हैं, घर में ही बहुत से हमारी ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं जिन्होंने जो है वो कार्डियो की मशीन, ट्रेडमिल वगैरह लेके घर पे रखा हुआ है, अगर वो दिन में मॉर्निंग में सिर्फ आधा घंटा भी वो वॉक कर लें, इज़ इट इनफ फॉर देम? इट्स अ गुड स्टार्ट। गुड स्टार्ट अच्छा है। यस, सो वो गोल्स पे वेरी करता है आपका क्या गोल है, बट इफ़ यू आर अ बिगिनर और आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो आधा घंटा इज़ मोर देन इनफ टू स्टार्ट विद। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु इज़ फिट, उसको ज़रूरत नहीं है जिम की, उनके पास टाइम नहीं है, वो नहीं, क्योंकि बहुत सी हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास घरेलू उनके कामकाज इतने होते हैं कि उनके पास वक्त नहीं होता, या मर्द हजरात ऐसे होते हैं कि सुबह थके हारे आते हैं तो वो रात में आधे घंटे अपनी जो है वो ट्रेडमिल यूज़ करके फिर वो सो जाते हैं। तो अगर उनको ज़रूरत नहीं है मोटापे के कम करने की, लेकिन वो चाह रहे हैं कि अपनी बॉडी को रनिंग में रखें, तो एक्टिव रखें, तो इज इट ओके, इज इट क्वाइट इनफ? जबरदस्त है। यस, आप कुछ भी करें, एक्टिव रहें। एक्टिव रहेंगे आप खुश रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे वही आप गाड़ी खड़ी कर दे समुद्र के बाहर, 1 साल 2 साल के बाद जंग आलूद होके गिर जाती है। सही। ह्यूमन बॉडी भी वैसी एक बायो इलेक्ट्रिक मशीन है, जो आप अगर सही तरह से उसको सही चीज़ें नहीं देते रहेंगे, हरकतें नहीं देंगे, ख़राब होते रहेगी। सिंपल एज आपकी मसल एट्रोफीन हो जाते हैं जब आप ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करते, तो वो आप यूज़ सही नहीं कर सकते, आप लिटरली भूल जाएंगे आप वो मसल्स यूज़ करना। सो या क्योंकि काफ़ी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जब हम कराते हैं क्लाइंट्स को तो वो कहते हैं ओके ये मसल तो मैंने पहली दफ़ा फील किया है। अच्छा, रियली? कि ये पार्ट में भी दर्द हो रहा है, मुझे कभी यहाँ दर्द नहीं हुआ। सो या देयर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज। सो हाँ, जैसे आधा घंटा स्टार्ट करने के लिए इनफ है, एटलीस्ट कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। और अभी जब एक्सरसाइज की बात हो रही है तो हम आपसे अभी एक्सरसाइजेज भी करवाएंगे, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कह सकते हैं कि घर पे कर सकते हैं, और आपको पता चलेगा कि ये नया मसल है, ये आपने कभी महसूस ही नहीं किया था पहले। ये सब हम वर्कआउट आज करवाएंगे दोनों मियाँ बीवी से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक टू मुस्कुराती मॉर्निंग। और अब हम बताएंगे उन ख़वातीन को कि आप घर बैठे बैठे जो मोटापे से परेशान हैं कि वो किस तरह से ये एक्सरसाइजेस करके अपनी बेली को स्ट्रेट कर सकती हैं। लाइक फ्लैट स्टमक सबको पसंद होता है, और हमारा लोअर बॉडी पार्ट का जो फैट होता है वो बड़ा स्टबन फैट होता है, वो इतना ज़िद्दी होता है कि सबसे ज़्यादा पहले फैट भी वहीं चढ़ता है और वो ख़त्म भी नहीं होता। तो ये आप हमें बताएंगे कैसे हम घर बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं और इस फैट से छुटकारा पा सकते हैं जी। ऑलराइट, सो 4 एक्सरसाइजेज हैं जो आप बहुत ही आसानी के साथ घर पे कर सकते हैं, सिर्फ आपने अपना फॉर्म का ख्याल रखना है। सो पहली एक्सरसाइज जो आपकी टमी के लिए है वो आपकी अपर टमी, ये जो अपर एब कहलाता है, दिस पार्ट। सो आप लेटेंगी ज़मीन पे, अपनी नीज़ बेंड कर लेंगे, एंड देन यू पुट, आप अपनी फिंगर्स अपनी टेम्पल्स पे रखेंगे, ठीक है, एंड देन जस्ट एक्सहेल एंड क्रंच। दीवार ऊपर देखना है सीलिंग की तरफ, एंड देन आपने सिर्फ क्रंच करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी एब्डोमेन। ये पूरा जो आपका मिड सेक्शन है ये कोर कहलाता है। सो कोर स्ट्रॉन्ग होना स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी में, पोस्ट प्रेगनेंसी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो, तो आपका पूरी इट्स लाइक ऊपर और नीचे की बॉडी को मिड सेक्शन कंट्रोल कर बैलेंस कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका ऊपर नीचे सब। सो पहली एक्सरसाइज आपकी क्रंचेस है, ये बहुत आसान है, जस्ट एक्सहेल, आपने अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है, दैट्स फर्स्ट मूव जो आप कर सकते हैं घर। और ये कितने करने हैं सेट्स आपने? 10-10 की काउंटिंग के साथ 4 दफ़ा रिपीट कर 4 राउंड्स करने हैं, ठीक है।
फिर दूसरी एक्सरसाइज में आप बैठे और आपने अपनी लेग्स क्रॉस कर ली एंड देन आप अगर चाहें तो आप अपनी, अगर आप कर सकते हैं तो लेग्स ऊपर कर लें, अदरवाइज आप इसको नीचे भी रख सकते हैं एंड देन यू जस्ट ट्विस्ट फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। आपने ख्याल ये रखना है कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा पीछे करना है और कोर टाइट, तो बेली को टक इन करना है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। अगर आप ढीली छोड़ेंगे तो फिर कोई उस पर असर नहीं होगा। सो बेली को, जितनी भी बेली एक्सरसाइजेज आप करते हैं उसमें आपने बेली को अंदर करके रखना है एंड देन यू जस्ट ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल है और आप करते रहे हैं मूवमेंट, तो आप इसको हवा में रख लें और फिर करें। लेकिन आई एम श्योर ये स्टेप बहुत मुश्किल है। ये आप इतनी आसानी से कर रही है ना, यूं आराम से। हाँ। थोड़ा सा नहीं, ये बहुत मुश्किल होता है और जिनका वेट होता है उनको पता होता है ये कितना मुश्किल है। सो इट वर्क्स ऑन योर ओब्लिक्स। जो आपकी साइड्स है ना, ये आपकी कमर की साइड्स पे जो फैट है वो इससे जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी एक्सरसाइज हो गई। तीसरी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं वो है नीचे लेट के आपने ये अपने हाथ अपने बट्स के नीचे रखे, लेग स्ट्रेट कर ली और हेड भी आपका हवा में एंड देन यू जस्ट डू द फ्लटर किक्स। अपनी टोज बाहर रखने हैं, ठीक है, एंड देन डू इट। कोर टाइट अगेन, बेली अंदर। ये आपके थाइस के लिए है? नहीं, ये बेली के, ये भी बेली, लोअर बेली। ओके, यस। जब आप ये करेंगे तो आपको लोअर बेली में इतना दर्द होएगा, बट दिस इज एक्चुअली वर्किंग ऑन इट। ओके, सो ये कर, ठीक। And then the last exercise that I'm going to give you is, okay, ये आप कर सकते हैं, सिर्फ होल्ड करना है। ये साइड प्लैंक में आए, आपने जो चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका शोल्डर और आपका एल्बो एक लाइन में, ठीक है। पहले आपने ये अलाइन किया, आप सिर्फ लेटे में, just like we are on the beach and then you lift your butt up। बस ये। और पूरा वेट आपका कहाँ आना चाहिए इस वक्त? पूरा आपने कोर टाइट किया हुआ है तो कोर बेली पे आएगा, अदरवाइज शोल्डर पे आएगा। अच्छा, तो ये बहुत ज़रूरी है। लोग ये नहीं समझते कि बेली टाइट करें, अंदर करें, क्योंकि आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन होना चाहिए। ओके। सो आप अगर नहीं अपना बेली पे फोकस करेंगे, सारा प्रेशर आपके शोल्डर पे आएगा, और आपके शोल्डर में दर्द होगा। यस। तो आपने अगर काम जिस मसल पे काम कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सो टक योर बेली इन, लुक इनटू द सीलिंग and just hold. So you 30 seconds hold and do it for 4 rounds. 4 दफ़ा करें, you'll feel it. यही चीज़ आप दूसरी तरफ भी करें। सही है। तो ये 4 एक्सरसाइजेज आप हफ्ते में 3 दफ़ा करें, so you'll feel the difference. आपको काफ़ी डिफरेंस। ओके, रेगुलरली हफ्ते में 3 दफ़ा करना, लेकिन आपको मोटापा अगर अपने उस छुटकारा पाना है, थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। यस। और आपको मैं ना 2 एक्सरसाइजेज बताती हूँ लोअर के लिए, जो आप स्पेशली फीमेल्स, तो आप घर पे करें रोज़ाना। पहली एक्सरसाइज लेटे लेटे करा रही हूँ। लेटे लेटे बहुत लोगों को मज़ा आता है कि बस लेटे लेटे एक्सरसाइज हो जाए। सो ये आपकी नीज़ के भी लिए भी फ्रेंडली एक्सरसाइज है। जो स्क्वाट्स वगैरह हम करते हैं वो लोगों की नीज़ पे आते हैं, बट अगर आपको प्रॉब्लम है स्क्वाटिंग से, तो आप बस ज़मीन पे लेटें, नीज़ बेंड और बट ऊपर करें, पूरा स्क्वीज़ करना है बट को। ओके, एंड देन डाउन। यार इट्स सिंपल, वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। और स्क्वाट से बहुत बेहतर है। यस, एग्जैक्टली। तो आपकी ये पूरी पीछे की थाई से लेके बट का पूरा एरिया इस पे काम कर रहा है। इट्स कॉल्ड ग्लूट ब्रिजेस। ये आपके ग्लूट्स है ना, ये इस पे काम कर रहा है। सही। और ये कितनी बार करने हैं आपने? ये आप 10 से 12 दफ़ा वही 4 राउंड कर लें रोज़। You're good। ये पहली एक्सरसाइज है। और इसमें भी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हमें करना है। so किस you वक्त? breathe, exhale, ओके, and then inhale, down, ओके। exhale, inhale। अब ब्रीथ इनहेल और एक्सहेल करने का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको ख्याल से आप लोग करिए, क्योंकि फिर कहते हैं कि हमें इफेक्ट नहीं हुआ। यस। दूसरी एक्सरसाइज, इट्स कॉल्ड डोंकी किक्स। आप टेबल टॉप पोजीशन पे आए, palms align with your shoulders, and then you do donkey kick up। ये पार्ट, ये इट्स रियली सिंपल। अगर घर बैठे आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आपको ये कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो बस ये 2 एक्सरसाइजेस करें आप और आप फिर रिजल्ट देखें। ज़बरदस्त भाई, आप आइए मरियम प्लीज़। और अच्छा शिराज, क्या ये एक्सरसाइज मर्द हजरात भी कर सकते हैं, सिर्फ ख़वातीन के लिए हैं? जिसके पास इंसान वाली बॉडी है वो ये कर सकता है।
दिस इज अ गुड वन। बॉडी मूवमेंट्स आपकी डिज़ाइन हुई है दोनों सेक्सेस के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपकी जो पर्टिकुलर मसल्स हैं जिसको आप हिट करना चाह रहे हैं, जैसे वो ग्लूट्स चाह रही थी, हैम्स चाह रही थी, ऊपर वाले कोर का हिस्सा, नीचे वाला, तो एग्जैक्ट वैसे हिट करें। तो डिपेंडिंग ऑन आपको क्या करना है, आपके ट्रेनर ने क्या करा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको हैवी वेट लिफ्टिंग से ही जो है वो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप ये सिंपल आपको सिर्फ अपने मसल्स पे ध्यान देना है कि आप कौन से मसल पे काम करना चाह रहे हैं। हाँ, पर एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि कोई चीज़ जो कहते हैं ना कि मेरे लड़कियाँ आती हैं, आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि बस मैं ऊपर तो मेरा बिल्कुल ठीक है, नीचे वाली एक्सरसाइजेस कराएं, तो ये नहीं होता। कोई भी स्पॉट रिडक्शन एक्सरसाइजेस नहीं है, ये पूरे बॉडी की एक्सरसाइजेस आप करते हैं। जो आपका लेग का मसल है ना वो सबसे बड़ा है, तो जितना ज़्यादा आप लेग्स पे काम करेंगे उतना ज़्यादा आपकी पूरी बॉडी पे काम। लेकिन मरियम, ये डिफरेंट बॉडी शेप्स भी तो होती हैं, पीयर शेप है, एप्पल शेप बॉडी है, तो इसके ऊपर क्या हर बॉडी पे डिफरेंट तरीके से काम होता है? जैसे कि किसी का पीयर शेप है तो उनकी लोअर बॉडी जो है वो फुली हुई होती है। यस, तो वो एक तो बोन स्ट्रक्चर है ना आपका, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह ने जैसे बना दिया, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर जो मास आपका चढ़ा हुआ है, आप उस पर डेफिनेटली काम कर सकते हैं। तो आपका बॉडी का शेप का तो ट्रेनर कुछ नहीं कर सकता, हाँ उसको टोन कर सकता है इस हिसाब से कि आपकी बॉडी की एक्सरसाइजेज आपको ऐसे कराए कि आप जो अगर आप ऊपर से बहुत पतले हैं तो आपको थोड़ा सा लिफ्ट करा के बॉडी ऊपर से ब्रॉड कर, ऊपर से बॉडी ब्रॉड कर, हाँ, या अगर नीचे से बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको श्रिंक कर दें। हाँ ओके। और बाज़ लोगों का होता है कि ऊपर से शोल्डर एरिया बहुत चौड़ा होता है कि वो अगर खड़े भी होते तो बहुत चौड़े लगते हैं ना, और लोअर पार्ट, मिड पार्ट जो उनका है वो अंदर की तरफ होता है, लोअर पार्ट फिर चौड़ा होता है बहुत। तो उसके लिए फिर आप उनकी ये पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं कि उनको फिर ऐसी एक्सरसाइजेस कराते हैं जिससे वो ऊपर से वो चौड़े ना हों, जैसे शोल्डर्स और ये ऊपर के ट्रैप्स। फिर आप यहाँ पे मांस भी बहुत जमा हो जाता है यहाँ पे। सो आप जब वो फिर ट्रेनर एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों चीज़ें होती हैं, स्पेशली हम लोग एक्सरसाइज एंड डाइट बहुत अच्छी बात है। डाइट का ये मतलब नहीं होता कि कम खाएं, हम लोग के बहुत लोग ये करते हैं, और 2 स्लाइस खा ली, चाय पी ली, ओ डाइट हो गई। इट्स नॉट डाइट, इनफैक्ट ये बहुत गंदा है, उसमें शुगर है, उसमें कार्ब्स है, कोई प्रोटीन नहीं है, इट्स नॉट अ डाइट। आपको एक ट्रेनर से, एक न्यूट्रिशनिस्ट से एक अगर डाइट लेके चलें, और हम लोग कितना खर्चते हैं एवरी वीक, 5,000 रुपये उधर खर्च दिया खाने के लिए, 6,000 रुपये उधर खर्च दिया खाने के लिए। लेकिन जब बात आती है मेंटेनिंग योर बॉडी, जो आपकी हेल्थ यह सबसे बड़ी वेल्थ है, हम उसका नहीं ख्याल रखते। हमारे एशियन शुगर हर चीज़ में, शुगर एंड फ्राइड फूड, शुगर एंड फ्राइड फूड, शुगर एंड फ्राइड फूड। तो ये 42 डेज चैलेंज जो आप लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग डाइट प्लान भी सजेस्ट करते हैं? Yes. क्या व्हाट डू यू थिंक कि क्या डाइट प्लान होना चाहिए? पर्टिकुलरली हर बंदे के एक रेट होता है जितना वो कैलोरीज बर्न करता है एवरी डे। तो वी गिव यू लाइक अगर आपको कम करना है तो उससे हम डेफिसिट जाते हैं, थोड़े कम कैलोरीज देते हैं, ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स के साथ आपका वेट कम होगा। बढ़ाना है आपका, आप बहुत पतले हैं या आपको मास चढ़ानी है मसल, हम वो कैलोरी सरप्लस कर देते हैं, या तो कार्ब में या तो प्रोटीन में, डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 100 kgs का बंदा है, कोई पर्सन है, वो अपना वेट लॉस करना चाह रहा है, तो 42 डेज चैलेंज अगर लेता है तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक कितना पाउंड कम हो सकता है? I'm 100 kilos almost, right? Yeah, I'm 100, थोड़ा ऊपर होता हूँ 100 से। मेरा आपका बोन वेट है? मेरा सब कुछ है। This muscle bone, I'm 6'5". I'm 6'5", तो वो तो थोड़ा होता है। या बोन वेट बहुत होता है, फिर वाटर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बॉडी में। So what I was saying is, what was I saying? Yeah, every body is the same. All you have to do is को आपको सेम मूवमेंट्स करके रिपेटिटिवली और अच्छी डाइट के साथ, जिसमें आपकी कैलोरीज आपके हिसाब से हो, सब इनकी डिफरेंट है। इनका जो रेट है वो है तकरीबन 1900, जिसमें ये जिंदा रहती हैं। मेरा है 3000 से ऊपर बिकॉज ऑफ माई साइज। तो जो आपका रेट है उसके हिसाब से हम थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे कैलोरीज करके देते हैं कि आपका जो गोल है वो हम लोग अचीव कर सकें। आपकी जो बॉडी है उसकी आपका एज और हाइट और वेट, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी बेसिस पे आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बनती है, और आपका डाइट प्लान पूरा उस हिसाब से बनता है। जितनी बड़ी गाड़ी में इतना ज़्यादा पेट्रोल डालना पड़ता है। जितनी बड़ी 1800 सीसी की गाड़ी जितना पेट्रोल पिएगी 3000 उतनी 2500 सीसी की गाड़ी नहीं लेगी। तो उस हिसाब से फिर डाइट प्लान चेंज होता जाता है। लेकिन आपको पता है जो प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, ये 3 चीज़ें हैं जो कांस्टेंट रहती हैं। ये आपको अगर समझ में आ जाए ना तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। लोग समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो
बहुत आसान हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे शो में आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, आपने इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज हमें करना बताई ताकि हम घर बैठे जो है वो इजीली वेट लॉस कर सकें। तो जनाब आप भी ट्राई कीजिएगा ये एक्सरसाइज अपने घर पे और अपना वेट लॉस आप खुद से कर सकते हैं। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट हुस्न का राज। वैसे हुस्न के कई राज होते हैं, लेकिन हर राज से पर्दा उठाना भी ज़रूरी है और बहुत से छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो हमारे चेहरे पे झलकने लगती हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में जिक्र किया था कि जनाब सर्दियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्पीड से, कछुए की स्पीड से जो है वो आ रही हैं लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती सबसे पहले हमारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं द फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं डॉक्टर जावेद आलम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब सर्दियां जो है वो कछुए की स्पीड से तो आ रही हैं, लेकिन साथ साथ जब वो आती हैं तो स्किन से जुड़ी बहुत सी बीमारियां लेके आती हैं। जैसे कुछ लोगों की जो है वो स्किन सर्दियों में डल हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, उसकी क्या वजह है? अच्छा, सबसे पहले तो हुस्न का राज क्या है? खुश रहना, पॉजिटिव रहें, जहन को पाक रखें। ये बिल्कुल, अगर हसीन रहना ना, जवान रहना है तो दिमाग को साफ रखें भाई। ये तो बिल्कुल ठीक है। ये जितने ट्रीटमेंट्स हैं, जितने हम डॉक्टर्स हैं ना, मोस्टली तो कमाने बैठ गए हम आप तो अपनी दुकान खुद बंद कर रहे हैं मैं सच्ची बात करता हूँ, मुसलमान आदमी हूँ, जो सच्ची बात है वो बोल रहा हूँ कि भाई बात ये है कि खुश रहो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो तो खूबसूरत रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मौसम एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम कराची में हैं तो हमें मौसम वही वो जो आपके ना कछुए की तरह और जनवरी में थोड़ी सी ठंड होगी, हम लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे और खूब, तो वो ठंड भी 10 से 12 दिन की ही पड़ती है और वो भी तब जब बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है। लेकिन मैं क्योंकि अभी मैं जब कनाडा था -30 टेम्परेचर था, तो फिर होता है कि नहीं यार अल्लाह का एहसान है, हम कितने मज़े से रहते हैं। हमें थोड़ी सी स्वेटिंग होते हुए बुरा तो लगता है, ह्यूमिडिटी बहुत तो बुरी लगती है, लेकिन जब वो लोग बर्फ़ साफ़ कर रहे होते हैं ना, बाहर पूरे दरवाजे बंद होते हैं और इतने इतने कपड़े पहन के जा रहे होते हैं, फट रही होती है, एग्जैक्टली, बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं तो हमारे लिए तो ये नेमत है। सही बात है। देखिए, चेंज ऑफ वेदर, ये वाला क्लाइमेट हमारे लिए बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी इतनी होती है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, स्किन थोड़ी ड्राई होकर डल ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो तो इसमें ही आप अच्छे फ्रूट्स आते हैं, आप नट्स हम खा सकते हैं, हम फिश ले सकते हैं जो आपकी स्किन को बहुत बेहतर कर देते हैं। और सर्दी में तो बहुत फिशेस अच्छी आती हैं। एग्जैक्टली, हमें और फिर डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है, मूड अच्छा हो रहा होता है हमारे इस मौसम में। जब स्वेटिंग नहीं होती तो ऑटोमेटिकली मूड अच्छा हो रहा होता है, तो वही रिफ्लेक्शन आपके फेस पे होता है। तो हमें ना हर चीज़, वो सारी चीज़ें हैं कि आप कोई चीज़ लगा रहे हैं, मॉइस्चराइज कर रहे हैं। मैं शायद पिछले प्रोग्राम में भी कह रहा था कि देखें, मॉइस्चराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये नहीं कि अभी गर्मी है, पता चला एक लहर आई सर्दी की, एक गर्मी आई, तो आपने बच्चों को बहुत सारा क्रीम लगवा दी, ऑयल लगवा दिया, उनको फिर वही एक्ने के ब्रेकआउट शुरू हो गए। तो इसमें यही है कि आप सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि किस एज में किस एज में हमें क्या लगाना है, कितना मॉइस्चराइज करना है, कौन सा एरिया मॉइस्चराइज करना है फेस का, हाथों को पैरों को किस तरह मॉइस्चराइज करना है। स्किन डल होने की या कॉम्प्लेक्शन डार्क होने की एक वजह ये भी है कि आप गलत मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखिए, बिल्कुल, हमें टीन एज में अगर आप 25 से कम एज के हैं तो आपको मालूम है मेरी ऑयली सिक्रेटिंग फेस है, ऑयल आता है चेहरे पे, तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स लें। काउंटर पे जाएं ज़रूर, क्योंकि इतने एड्स आ रहे होते हैं टीवी पे, मल्टीपल, मैं कहूँगी कितने बिलियंस के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अच्छा, आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट लें। तो जो बच्चे हैं, जो यंग बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, उनको वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लेना है। अच्छा, और दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि हमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, कि हमने बच्चियों के चेहरों पे ऑयल लगाना शुरू कर देते। कुछ लोग तो सरसों का तेल लगाना शुरू कर देते। ऑयल लगाना ज़रूरी है बच्चों के? मेरे हिसाब से अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे कराची के वेदर में आई थिंक आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। और पंजाब साइड पे आप पंजाब में लगा सकते हैं। आप जब ये
रहीम याखन, बावलपुर, मुल्तान से मैं सब जगह जाता हूँ, आपकी ग्रेजुअली वहाँ पे स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन आप हाथों पैरों को खूब मॉइस्चराइज कीजिए। उधर हमारे ग्लैंड ही नहीं है, सबीशियस ग्लैंड है भी तो बहुत मिनिमाइज है, हाथों पैरों में तो है ही नहीं ज़्यादा, स्वेट ग्लैंड है, तो आप ठीक ठाक मॉइस्चराइज कर सकते हैं। उधर हमारा इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं है कि हम चले कोकोनट ऑयल लगा लिया, हमने लिक्विड पैराफिन है, ग्लिसरीन है, मल्टीपल मॉइस्चराइजर। लेकिन फेस पे बच्चे की बहुत ख्याल रखें। हाँ, 30-35 के बाद आप मॉइस्चराइज करना शुरू करें। अच्छा, आज हमारा टॉपिक ये है कि हम ना वाइटनिंग पे बात कर रहे थे कि हमारे कॉम्प्लेक्शंस क्यों डार्क हो जाते हैं। एग्जैक्टली, और पिगमेंटेशन पे भी हम बात करेंगे आज, कि पिगमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे वाइटनिंग पे हम बात कर रहे हैं कि क्यों डार्क कॉम्प्लेक्शंस हो जाते हैं। हम लोग पहले तो बौखला जाते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने चेहरे का किस तरह कबाड़ा करें। हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कबाड़ा ही करते चले जा रहे हैं। हमें जो चीज़ कुछ दे देते हैं हम लेके लगा लेते हैं। आप अपने चेहरों से खेल क्यों रहे हैं? आपको पता ही नहीं है आप कितनी मल्टीपल चीज़ें, आप बिलीव कीजिएगा। माशाल्लाह मैं सुबह से लेकर रात तक ओपीडी करता हूँ। मोस्टली 90% पेशेंट वो आ रहे हैं जो अपने फेस को खुद ख़राब करके आते हैं, खुद उन्होंने अपनी पीएच को डिस्टर्ब किया होता है। कैसे? आप बिलीव कीजिएगा, पेशेंट अंदर आता है, मैं पहले खड़ा होकर पूछता हूँ तुमने क्या क्या लगाया, इसके ऊपर कौन कौन से तजर्बा, खुद ही बता रहा होता है फेस क्या लगा है। डॉक्टर साहब मैंने एलोवेरा लगा ली, मैंने बेसन लगा लिया, मैंने ओप्टन लगा लिया, मैंने बेसन के पकौड़े बना लो, कहने टमाटर भी लगा लिया था। अच्छा, उन्होंने अम्मी ने मुझे तेल दिया था वो भी लगा लिया। अब उससे पॉप आउट दाने शुरू हो गए। अच्छा, पिगमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब एक हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, कलर डैमेज होता चला जा रहा है, फीमेल का साइकिल डिस्टर्ब है, पीसीओएस का मसला है या सनलाइट एक्सपोजर है, तो कलर डैमेज हो रहा है। अगर वो बढ़ती चली जाती है तो उसको हम पिगमेंटेशन या आप झाइयाँ कह रही थी, झाइयाँ डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, झाइयाँ अगर डेवलप हो गई हैं, एक तो नॉर्मल अनसर्टेन स्किन हो रही है, हमारा कलर डैमेज हो रहा है। हमारे नॉर्मल फेस और हिडन एंड नॉर्मल फेस में डिफरेंस है। हमारा नॉर्मल अगर कलर देखें तो ये बहुत वाइट है, ऊपर का कलर हमारा डार्क होता है। अल्लाह ताला ने भी हमें 5 दफ़ा वजू की सूरत में मुंह धुलवाया, एक्सपोजर धुलवाया, बार बार आप धो रहे हैं। दिस इज योर ड्रेन ऑफ योर बॉडी, आप बार बार उसे वॉश कर रहे हो। इसलिए वॉश कर रहे हो कि आप एक्सपोजर में होंगे। खवातीन चूल्हे पे होंगी, 14 साल पहले भी यही हो रहा था और अभी भी यही हो रहा है, तो आपको वही क्लियर करवा रहे हैं। अगर डार्कनेस शुरू हो गई है, आप अनसर्टेन स्किन है, अगर आप देख रहे हैं कि मैं डाई लगाती हूँ और मेरा कलर डार्क हो रहा है, तो मैं सबसे पहले डाई सही करवाता हूँ कि सर में डाई लगाती है, सर में डाई लगा रही हो तो भाई इधर दो या बैक पे दो। फेस पे डाई नहीं आनी चाहिए। अगर फेस पे रेगुलरली 10 साल से आप डाई लगा रहे हैं, मर्द या औरतें बालों में डाई लगा रहे हैं, वो डाई धुलती है तो फेस पे भी आती है, फेस पे आती है तो आपका कलर डार्क हो रहा है। अब आप केमिकल्स हैं उसके, केमिकल्स हैं, वो डेली आप वॉश ऊपर अगर पेंट कर रहे हैं तो पेंट गिरेगा नीचे, तो आपके फेस पे भी आ रहा है, तो आप प्रोटेक्ट करो सबसे पहले। दूसरी चीज ये कि आपकी सनलाइट एक्सपोजर क्या है। सही, आप गाड़ी में आप ड्राइव करती हो, गाड़ी इतने हाथ काले हो गए, नकल्स बिल्कुल काले हो गए, ऊपर से पूरा मेकअप किया हुआ है, चमक रहे हैं आधे। हाँ, इतने हाथ, अगर आपने हाफ स्लीव्स पहनी हुई है या इतनी 3/4 है तो वो आपके इतने हाथ काले होते हैं। अब आप परेशान हो रही है मेरे हाथ क्यों काले? ये मर्द हजरात के भी होते हैं, तो वो सनलाइट डैमेज कर रहे हैं ना आप। सही, आप एक दिन वॉश लगा के आइए चंडीगढ़ रोड पे चले जाएं, एक दिन सिर्फ वॉक कर आके, ये इतना हिस्सा नीचे का वाइट होगा, ऊपर ब्लैक हो जाएगा। पोल्यूशन है हमारा। तो सनलाइट, फीमेल में जो झाइयाँ आ रही हैं वो मोस्टली आ रही हैं हार्मोन्स की वजह से। हमारे यहाँ फीमेल वर्किंग हो गई है, उसका मेंटल लेवल मर्दों वाला हो गया है, सुबह उठना है, भागना है, जॉब करनी है, फिर शाम को होंगी मियाँ को मुँह, ससुराल को मुँह, मेंटली वो वही मर्द वाली मेहनत कर रही है। उसका मेल डोमिनेंट हार्मोन हो गया है। मेल डोमिनेंट हार्मोन होता है वो पिगमेंट डेवलप कर रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जनरेट कर रहा है। उसका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, अगर हम उसका अल्ट्रासाउंड नहीं करा रहे हैं, उसको पीसीओएस तो नहीं हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरी आजकल 90% बच्चियों के, और मैं सबकी अल्ट्रासाउंड कराता हूँ, चेक करता हूँ, तो पता चलता है पीसीओएस प्रॉब्लम है उसमें। और ये पीसीओएस इतनी कॉमन क्यों हो गई है? तो वो इसलिए हो गई है कि हमें डाइट की फिक्र नहीं है, हमें वेट की फिक्र नहीं है। हम अपने लोअर पोर्शन ऑफ द फीमेल अगर हैवी है तो आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। बच्चियां मूवमेंट नहीं करती हैं। हमारे यहाँ पहले बच्चियां काम करती थी, घर की औरत काम करती थी, पोछे लगाती थी, झाड़ू देती थी, मूवमेंट करती थी। अब वो बैठ गई है टीवी पे, वो बैठ गई है मोबाइल पे। जब मूवमेंट नहीं है तो उसके डिपॉजिट ऑफ द फैट हो रहा है।
जब डिपॉजिट ऑफ द फैट हो रहा है तो यहीं से एक हार्मोन निकलता है जो आपके सारा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो मेलानिन बनाता है, जो डार्कनेस पैदा करता है। फेस काला होगा, ज़रा सा वेट बढ़ेगा, गर्दन काली हो जाएगी, अंडर आर्म काले हो जाएंगे, अंडर लेग काली हो जाएगी और नकल्स काले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होगा। नॉट ओनली द फेस, क्लैरिटी इज योर, पूरी बॉडी की क्लैरिटी चाहिए हमें। बंदा अंदर घुसे तो क्लीन, जैसे एक वॉल है ना, उसमें एक जरा सा निशान भी है वो नजर आएगा, नजर आता है। गोरा नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए क्लैरिटी और स्किन ग्लो करती हुई, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये बात है। इसके आगे भी डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। ये एक बहुत ही एक अहम मसला है हमारा, जो हर बच्चियों के साथ, हर हजरात के साथ, और स्पेशली यंग बच्चियां बहुत शिकार हो रही हैं इसका। मजीद बात करेंगे इस पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मुस्कुराती मॉर्निंग। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं लुबना, और डॉक्टर साहब जो हैं वो इनका पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके फॉरहेड पे अगर तो पूरा ये पोर्शन डार्क है, इनकी इतनी पिगमेंटेशन यहाँ पे हुई हुई है, तो इसका रीज़न क्या है? और ये लिप्स की साइड पे जो है ये देखें सबसे ज़्यादा। लुबना, एक तो आप रिलैक्स हो जाइए पहले तो, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स बैठे, कोई हम कुछ ऐसा बड़ा कुछ नहीं करने जा रहे। अच्छा देखें, सबसे पहले मैं अभी प्रोग्राम में बता रहा था, ये यंग हैं, ऐसी एज नहीं है, इनके पिगमेंटेड स्किन है, जो इनकी स्किन होनी चाहिए वो क्लैरिटी नहीं है। सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और ये ड्यू टू द डाई। मैंने इनसे पूछा आप डाई यूज़ करती हो, तो सॉरी दिस अ सीक्रेट थिंग, लेकिन आजकल एवरीबडी यूजिंग द डाई, ये ज़रूरी है कैमोफ्लेज के लिए। लेकिन डाई को हमें यूज़ कैसे करना है? अगर हम डाई रेगुलरली लगा रहे हैं और हमें 4-5 साल हो चुके हैं, तो आप रेगुलरली अपनी डाई को अपने फोरहेड पे लेके आ रहे हो, अपने फेस पे लेके आ रहे हो। और ये देखिए इनका फोरहेड बिल्कुल ब्लैक हो गया है। ये अबव द आईब्रो देखो थोड़ी सी वाइटनिंग नजर आ रही है, सेंटर पार्ट आप देखें, यहाँ से आपको फील हो रहा है। तो अब आपको क्या है कि आपको डाई जब भी आप यूज करें प्लीज प्रॉपर्ली करें, क्योंकि आपको तकरीबन 10-15 डेज में डाई मोस्टली यूज करनी पड़ती है। फिर आप डेली वॉश कर रहे हो तो आपके डाई फेस पे आ रही है। इनको इन सच मुझे नहीं लगता कि हार्मोनल इतना कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से इनकी स्किन अनसर्टेन हुई है कि पिगमेंटेशन की क्लियर नहीं हो सके। इनको मैं विद इन मंथ इनका चेहरा माशाल्लाह क्लैरिटी दे सकता हूँ, इसलिए कि ये अनसर्टेन स्किन है। कुछ चीज़ें मिसहैप हैं, सनलाइट है, डाई है, और नेचुरली बच्ची वर्किंग करती हैं, तो उसकी वजह से इनकी जॉब की वजह से नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से इनकी स्किन डैमेज हो गई है। आज हम एक प्रोसीजर करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी है क्या? क्लिनिक्स खुल गई हैं जैसे पान की दुकान की तरह खुल गई हैं, सब इतने रेट्स ले रहे हैं। वेरी सॉरी, उसमें हम लोग डॉक्टर सब इन्वॉल्व हैं। देखिए डॉक्टर साहब, पता कैसे चले कि ऑथेंटिक क्लिनिक कौन सा है? अगर हमें कोई भी फीमेल है, बच्चियां हैं, आजकल यंग बच्चियों को भी जैसे कि आपने कहा कि इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन रिलेटेड, किसी एक क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे इतने महंगे रेट्स होते हैं कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाती। फिर वो दूसरे क्लिनिक्स में आती हैं, वहाँ थोड़े कम रेट से मिलते हैं, बट स्टिल वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन फिर अपना चेहरे का, जैसे आपने कहा, बेड़ा गर्क कर लेते हैं। आसिफ अली ना 4 छक्के मारे, तो दिस इज एक्सपीरियंस। आज वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो तो छक्के मार रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जाके खड़ा हो जाऊं कि मैं भाई क्रिकेट खेलता हूं। अब लोगों ने मजाक बना लिया जॉब को। सही जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स खुल गए हैं, हर गली के आपको कोने पे मिलेंगे, और उससे लोग परेशान हो गए और लोग लूट रहे हैं। प्लीज, हम डॉक्टर्स हैं, हमें पुरखुलूस होना चाहिए, हमारी बच्चियां हैं ये। तो पहले हम ट्रीटमेंट करते हैं। मीजोथेरेपी क्या है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, 3 लेयर है। पहले हमें पता होना चाहिए हम करने क्या जा रहे हैं। मीसोडर्म एक बीच की लेयर है, बीच की लेयर में मेलानोसाइट्स पड़े हुए हैं। एक्टोडर्म ऊपर की लेयर होती है, मीसोडर्म बीच की, और एंडोडर्म नीचे की लेयर होती है। हम मीसोडर्म में जाके इंजेक्ट करते हैं जहां ये मेलानोसाइट्स होते हैं। और ये मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? मेलानोसाइट्स हमारे एक सेल्स होते हैं जो हमारी वैसे तो प्रोटेक्शन है, जो हमें सन से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मेलानोसाइट्स अगर ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो उससे पिगमेंटेशन आनी शुरू हो जाती है, कलर हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसकी मेन वजह क्या होती है? सनलाइट या हार्मोन्स। तो ये जो इनकी अनसर्टेनिटी है, ये क्लैरिटी मैंने कहा विद इन वीक्स में इनको मैं क्लियर कर दूंगा। हम मीजोथेरेपी करने जा रहे हैं ये डार्क पार्ट पे, ये वाला डार्क पार्ट है बेटा, मैं सॉरी आपको हाथ लगा रहा हूँ, ये डार्क पार्ट है, इसमें हम इंजेक्ट करेंगे। अच्छा, आप 85 क्रीम लगा लें। जो मेलानोसाइट्स या पिगमेंट ऊपर है हमारी एपिडर्मिस के अंदर है,
एपिडर्मिस और डर्मिस ऊपर और नीचे की लेयर होती है। जो एपिडर्मिस में होता है वो तो क्रीम्स नीचे तक कुछ पहुंचती हैं, मैं कुछ अभी दिखाऊंगा आपको चीज़ें जो कि उसको क्लियर कर देती हैं, लेकिन कुछ मेलानोसाइट जो डीप में होते हैं, जो डेप्थ में होते हैं, उनको हम क्लियर नहीं कर पा रहे होते हैं। अब जब 50 क्रीम लगा लें, अच्छा जितनी चीज़ें आप लगाएंगे उल्टी सीधी वो मेलानोसाइट्स और बढ़ते चले जाएंगे। डॉक्टर साहब प्रोसीजर भी स्टार्ट करते हैं साथ के साथ ताकि फिर हम दिखा भी दें। अच्छा जी, हम इनको क्लियर कर रहे हैं। ओके, अच्छा तो आप इसमें कुछ इंजेक्टेबल चीज़ें भी यूज़ करेंगे, तो डॉक्टर साहब आप ये कुछ फॉर्म वगैरह साइन करवाते हैं आप अपने क्लिनिक पे कि जब कोई आता है तो कंसेंट बिल्कुल होना चाहिए। देखें आप किसी की स्किन को टच कर रहे हैं, आप क्या चीज़ टच कर रहे हैं, बेटा आप इधर कीजिएगा, आप क्या टच कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पेशेंट को बताना चाहिए। जब तक ये नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं। मैं इनके सिर्फ चीक्स पे करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। तो ये पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए हम मेसोथेरेपी करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम एक सीरम यूज़ करते हैं जो इट्स अ वंडरफुल सीरम जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो जाके मेलानोसाइट को ख़त्म कर देता है और वाइटनिंग आपका फेस करता है। आपको एक बार लेना काफी है या आपको बार-बार रेगुलर कितनी सेटिंग्स होती हैं इसकी सेटिंग्स वीकली होती हैं, ट्वाइस अ वीक करते हैं। ओके, और ये इंजेक्टेबल प्रोसीजर होता है, ये इंजेक्टेबल होता है ट्वाइस अ वीक अगर आपको ज्यादा है तो। पेन तो नहीं है? तुम इंजेक्शन के बाद मुस्कुरा ज्यादा रही हो। वो हंस रही है। अच्छा वो कह रही मुझे पेन नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा। डरती हो? मैं तो बड़ा डरती हूँ भाई इंजेक्शन से। मैं तो जब अपनी वैक्सीन कराने गई थी तो मेरी अच्छा देखें बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं हुई है इनके, अल्हम्दुलिल्लाह। पता भी नहीं चला, कोई मार्क भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इनके मेसोथेरेपी की देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं आप, वही वाली बात है ऑथेंटिक। आप क्या करवाने जा रहे हैं, आप किसी को अपना फेस दे रहे हैं। ऐसे जाके क्लिनिक्स में जाके ना खाना खाने जाएं किसी होटल में, पेट खराब हो जाएगा, और अगर गलत क्लिनिक में घुस गए तो फेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा पिगमेंटेशन में एक तो प्रोसीजर ये है कि मेसोथेरेपी, अगर खुदा ना करे झाइयाँ ज़्यादा होती हैं, हमने मशीनें तो बहुत सारी लगा ली हैं, पीको लेज़र लगा ली है हमने, हम PRP करते हैं, प्लेटेड रिच प्लाज्मा करते हैं, हम बहुत सारी क्रीमें देना शुरू कर देते हैं, लेकिन डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं आती है ना तो आप बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब 35 साल से अबव ख़वातीन जो होती हैं, 50 साल की ख़वातीन होती है, उनके देखा जाता है कि इस पोर्शन पे लाइक ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत डार्क और गहरा होता है और प्रॉपर पिगमेंटेशन यहाँ तक होती है उनकी। ये क्या रीज़न है? आप बिलीव कीजिएगा हमारे पास 80% थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैं कनाडा अमेरिका था, वहाँ पे भी हमारी एशियन ख़वातीन आ रही थी, उनको पिगमेंटेशन। अब हार्मोनल बहुत प्रॉब्लम हो गई है और पिगमेंटेशन एक दफ़ा हो जाती है उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से बार बार पिगमेंट आ रहा होता है। अनटिल आप ट्रीटमेंट नहीं लेते प्रॉपर। ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू लेना है और आपको डिसाइड करना है कि पिगमेंटेशन कहाँ पड़ी हुई है, सुपरफिशियल पड़ी है, इंटरमीडिएट पड़ी है, डीप पड़ी है। कितने साल हो गए, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए या 10 साल से ज़्यादा हो गए,
वो डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। आप वो डायग्नोस करते हो तो ट्रीटमेंट करते हो। इसमें हम सारे, मैं छोटे छोटे ट्रीटमेंट आपको बता देता हूँ टाइम की कमी की वजह से। एक तो जैसे आपको टूथ ब्रश करना है ना, डेली आपको रोज़ाना करना है, इसका कोई आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको डेली करना है। या नमाज में वज़ू करनी है, फिर नमाज पढ़नी है, क्रीम में आपको लगानी है, वो क्रीम सेलेक्ट करनी है आपको। मैं नेचुरली मेरी एक क्रीम है, नाम नहीं ले सकता, हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हमने ये मेरे ही नाम से है और थ्रू आउट द पाकिस्तान में है, मुख्तलिफ स्टोरों पे। आप बिलीव कीजिएगा, इसके अंदर हमने वो सारी चीज़ें डाली हैं, हज़ारों क्रीम आ गई। एक तो मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरी क्लिनिक जगह जगह है। वो चीज़ें हैं जैसे हाइड्रोकिनोन, आर्बिटन, लिकोराइज, विटामिन सी, विटामिन ई, रेटिनिक एसिड, इनकी कॉम्बिनेशन होती है। और इनकी कॉम्बिनेशन ये नहीं कि हम हर पेशेंट को दे रहे हैं, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी मैंने इनको मीज़ोथेरेपी की है, तो मीज़ोथेरेपी की सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट कि किसको मीज़ोथेरेपी करनी है। पैसे लेने के लिए मीज़ोथेरेपी नहीं की जाती। अगर ज़रूरत है तो करें, वरना आप ना करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जिनकी मीज़ोथेरेपी की है, इसका रिजल्ट कितनी देर में आएगा? इसकी एक तो सेटिंग होती है, इसका बड़ा अमेजिंग रिजल्ट होता है। इनको 2-3 दिन में देखेंगे, इनकी आएंगी दूसरी दफ़ा तो इनके कुलीग कहेंगे माशाल्लाह तुम्हारा कलर बड़ा अच्छा एक आध दिन में तो बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेलानिन को जाके ख़त्म करता है एकदम से। अच्छा, दूसरी बात ये कि पीको लेज़र लोगों ने लगा लिए। जब से हमारे पास चाइनीज़ और कोरियन लेज़र्स आई हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों को बता रहा हूँ और सच्चे दिल से बता रहा हूँ, सब ने मशीनें लगानी है कमाने के लिए। फेस बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मशीन नुकसान भी पहुँचा रही है। पीको लेज़र आप करते हैं, उससे पिगमेंट और हो जाता है। अच्छा, आप डम एब्रेशन करने जाते हैं, या आजकल हाइड्रा फेशियल चल गया है, बस आपने सबको लिया क्योंकि आपको 3-4-5 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं, आपने हर पेशेंट को लिया और हाइड्रा फेशियल करवा दिया, या आपने फेशियल जाके करा लिया, और मेलेनोसाइट्स डेवलप हो रहे हैं। अगर आप बार बार इनको हाथ भी घिसते रहेंगे तो मेलेनोसाइट्स और आएंगे और पिगमेंटेड हो जाएंगे। तो ये सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि कोई भी पेशेंट आए, आपने उसको जो भी प्रोसीजर के लिए वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर वो प्रॉब्लम है भी तो भी आपने और हमने नेट पे देखा खुद बताते हुए आते हैं कि मुझे कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप है ना हाइड्रा कर दें, आप है ना PRP कर दें, डॉक्टर अपनी आंख से देखेगा कि आपको क्या चीज़ है। ये डॉक्टर सच्चा भी होना चाहिए कि वो ओरिजिनल बात बताए कि क्या चीज़। वरना कि कहता है कोई पेशेंट आके उन्होंने कहा कि भाई ये वाला फेशियल कर दें, उन्होंने लेके ठग कर अब दिया। इनकी डाई का प्रॉब्लम है। अगर ये डाई प्रॉपर धोती हैं, सनलाइट से बचती हैं, तो इनको ट्रीटमेंट ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी ट्रीटमेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन इनको वैसे भी बेहतर हो सकती है। तो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट बहुत ज़रूरी है। और नहीं, आपका इनका हम रिजल्ट भी दिखाएंगे 2 से 3 दिन बाद। अब नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे शो में आएंगे तो हम जो है वो आपको लुबना है ना, ये हमारे साथ लुबना का आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि 3 से 4 दिन में क्या डिफरेंस आया है। मैं लुबना आपको ना एक क्रीम दूंगा, आपको ये क्रीम आप जरूर लगाइएगा, इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स आपका ये क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोसीजर हमें करके दिखाया। तो जनाब, इस वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लेके आएंगे कुछ नई मजीद चीज़ें आपके लिए। देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट किचन क्वीन। और जब मेरा मुंह चल रहा होता है ना ब्रेक से वापस आते हुए, तो आप समझ जाया करें कि हम किचन क्वीन सेगमेंट कर रहे हैं। और जनाब, किचन क्वीन में हमारे साथ मौजूद है हमारी क्वीन शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं और आपकी सर्दियां तो जो है वो शुरू हो गई हैं। फुल कलर भी, फैब्रिक भी, बाल भी कर्ल्स, और खाना भी आज उसी हिसाब से है, सर्दियों के हिसाब से। तो आज मैंने कहा क्यों ना ड्रेसिंग भी उसी हिसाब से करी जाए, क्योंकि सर्दियां हैं और सर्दियों में सूप ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो है हमने क्या किया कि आज आपके लिए बहुत आसान तरीके से एक ही बेस से 3 डिफरेंट तरीके के आपको हम सूप सिखाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम सिखाएंगे चिकन सूप, उसके बाद आ जाता है चिकन कॉर्न सूप, और साथ ही साथ जो आप जाके बाहर ठेले पे इंजॉय करते हैं ना, वो जो मज़ेदार से एक कॉर्न सूप होता है, उसके ऊपर चिप्स, पापड़ी दली हुई होती है और अंडा डला हुआ होता है, और क्या ही बात होती है उस सूप की। तो आज वो सिखाएंगे। तो आप सर्दियों की सौगात लेके आई हैं आज, आप प्रिपेयर करा रही हैं लोगों को कि भाई जैसी जैसी सर्दियां आ जाएं तो आपने वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप मुनीज़ा की रेसिपी से जो है वो फ़ौरन सूप बना के एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत इंस्टेंट है। अच्छा, मैंने क्या किया था, क्योंकि हमें यखनी में टाइम लगता है और हमारा शो का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैंने चिकन को विद बोन्स ले ली, 1 kg ले ली, क्योंकि हम 3 तरीके के सूप बना रहे हैं। तो मैंने 1 kg चिकन ली, उसको हड्डियों के समेत मैंने यखनी बना ली। यखनी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा,
सिर्फ चिकन ऐड करा, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड नहीं करा, उसको हमने खूब पकाया, अच्छा खासा पकाया। तकरीबन आप स्लो फ्लेम पे उसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे तक आपने उसको निकाला, जो उसका स्टॉक था वो आपने स्ट्रेन कर लिया, चिकन को निकाल लिया, हड्डियों से निकाल के उसका रेशा कर लिया, वो मैंने यहाँ रख दी बिल्कुल श्रेड करके। साथ हमारा जो स्टॉक निकला था वो भी मैंने बॉइलिंग पे रख दिया। अब जो है मैं आपके सामने सब कुछ इसके अंदर ऐड करूँगी और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, ठीक है। साथ हमने क्या करना है कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जा रहा, क्योंकि एक सिंपल सूप है, चिकन सूप है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता इसके अंदर। तो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, साथ ही इसमें जा रहा है वाइट पेपर 1/2 टीस्पून, ठीक है। और तेज मिर्चें तो होती नहीं है इसमें, फ्लेवर के लिए हम ऐड कर रहे होते हैं, सही है। और अब इसमें हमें सॉल्ट आपके सामने ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अच्छा आप देखें जैसे ही हमने इसमें चीज़ें डाली, अरोमा कैसे अच्छा सा आया है इसमें से, ठीक है। और अब जो है जो मैंने चिकन श्रेड कर ली थी निकाल के, वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो बस सही। अब हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे और इसको हम थिक कर लेंगे। और आप एक ही बेस से जो है वो 3 तरह के सूप बना सकते हैं और कितना आसान है। आपको पता है सबसे पहले सूप का बोल जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कितना पुराना है ये? आप बताइए, आप शेयर करें। आपको पता है ये 20,000 BC से पहले जो है एक सूप का बोल जो है वो बनाया गया था। तो ये इतना पुराना है और जब से जो है वो हमारे सूप जो है वो पसंद है और हम सर्दियों में अक्सर इसको एंजॉय करते हैं सूप के बोल को। और ये डिफरेंट तरीक़ों से फिर वेरिएशन तो आती रहती है इसमें। और आपको पता है जब सर्दियों में अक्सर गला ख़राब, नज़ला, खांसी, जब जो है ये आपको प्रॉब्लम होती है सर्दी की, तो आप सिर्फ यखनी भी बना के जो है वो पी सकते हैं, वो भी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है आपके लिए। लेकिन उस यखनी में और इस सूप में थोड़ा सा मसालों का फ़र्क होता है, ऐसे ही है वो बाकायदा फिर वो नेचुरल तरीके से आपकी इनर बॉडी को जो है वो हील करता है। आपके गले की सोजिश हो, आपका जो है वो नज़ला हो, आपको अंदर से जो है वो आपको थकन या कहते हैं ना सर्दी में सुस्ती सी महसूस होती है, ये आपको उन सब चीज़ों से भी निकालता है। यखनी बच्चों को दीजिए आप तो वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और स्पेशली ऑफ कोर्स इनको साइनस का मसला है, उनको भी यखनी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। और वाह, प्रॉपर जो है वो मार्केट्स वाला सूप जैसे होते हैं ना, रेस्टोरेंट स्टाइल सूप का कलर आ गया, ये कलर आ गया है बिल्कुल, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडा, ठीक है। जिन लोगों को अंडा पसंद है, अंडा किसको पसंद नहीं होता, मुझे ये अंडा किसको पसंद नहीं है? मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ अंडे की। अंडा नहीं होगा ना नाश्ते में, मैंने नाश्ता नहीं करना, मैं पहले से बता रही हूँ। अरे भाई कल से नाश्ते में जो है मुनीज़ा के लिए लाजमी अंडा होना चाहिए और साथ में 2 पराठे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा 2 पराठे क्यों, मुझे ये बताएं। मैं तो तकरीबन आधा पराठा में हो जाता है मेरा काम। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी रहे, अच्छी लगती है मुझे, क्यूट लगती है। देखें अपनी डाइट नहीं खराब करनी, मेरी डाइट खराब करा दे। आप क्यूट लगती हो ना मुझे। मैंने कहा 2 पराठे तो मेरे साथ शायद ये बैठ के खाएंगी। मैं खिलाने वालों में से हूँ, खाने वालों में से नहीं हूँ। सिर्फ अंडा प्लेन आपने फेंट के इसमें मिक्स करना है? जी प्लेन फेंट के मिक्स करना है। उसको हम मिक्स करने का तरीका भी बताएंगे आपको। कंटिन्यू चलाते रहना है ना आपको। मैं आपकी हेल्प करूँ या आप कर लेंगी? मैं कर लूँगी। ऑलराइट, चलिए अच्छा जनाब। और मुझे ये थोड़ा सा ना पतला लग रहा है, इसमें मैं कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दूँ। ये देखें अभी थोड़ा सा ये मुनीज़ा इसके मुझे टिप बताइए कि अक्सर मेजॉरिटी ख़वातीन की कंप्लेन आती है कि उनको सूप पतला लग रहा होता है, वो कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ऐड कर देती हैं और फिर सूप जो है वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि फिर वो सूप काटना पड़ता है चम्मच से, फिर उसे पानी डाल के पतला किया जाता है उसको। अच्छा एक तो ये होता है कि आपने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, दैट्स इट, आपने बंद कर दिया उसको, और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं होता, बॉयल आ गया आपने बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाता है, उससे भी हो जाता है गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है। और अक्सर कॉर्नफ्लावर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो उस वक्त तो गाढ़ा नहीं हो रहा था, लेकिन वो कॉर्नफ्लावर मतलब सही नहीं होता आपका, वो बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा उसको थिक कर देता है। अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँ। सही, आप पानी ले लीजिए। और आप ये देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं मुनीज़ा ने, और मेरी तो मंचिंग हो जाती है पर ही ना। ये देखें आप कलर चेक कीजिए ज़रा सूप का प्लीज़, मैं चाहूँगी कि आप ये कलर दिखाएं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कलर आया है इसका और बहुत ही सिंपल है बनाना। ये तकरीबन कम से कम भी आप जो है वो 40 या 45 मिनट्स के लिए आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, ताकि चिकन भी उसमें बहुत अच्छी सी जो है वो पकने के लिए छोड़ दें। आप जाएँ सुकून से कमरे में अपने, कोई फेस मास्क लगा लिया अच्छा सा, किसी से कॉल करके अम्मी से गपशप कर ली या बहनों से गॉसिप कर ली, और जो है आपका सूप पकता रहेगा। आपको एक और मज़े की बात बताऊं मैं, ये देखें जैसे अंडा इन्होंने अभी क्रैक किया है, तो आप ये देखिए अंडे के अंदर स्टिल सफ़ेदी जो है वो रहती है। अगर काम करते हुए, अब तो सर्दी है तो स्वेटिंग भी नहीं होती, चलते फिरते आप खाली इसी में से जो है ये सफ़ेदी जो बची हुई निकाल के अपने फेस पे आप लगा लें, तो आपको प्रॉपर फेस पैक लगा के बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है।
यही जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट कर लेती है, या फिर आपको अंडा भी जो है वो पूरा एक क्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कंसिस्टेंसी आप दिखा दीजिए मुनीज़ा कि इतनी रहनी चाहिए ताकि फिर चूल्हा बंद होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा ना हो। जी अब क्या करेंगे, आप ये ट्रे भी दिखाएं, कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो आज मुनीज़ा ने दिल से हर चीज़ जो है वो गार्निशिंग की है। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूर होती है, रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये देखिए कितने छोटे छोटे शॉर्ट ग्लासेस में उन्होंने सॉसेज रखे हुए हैं, विनेगर चिली सॉस, ये आप घर में भी बना सकते हैं, राइट मुनीज़ा? ये आप मुझे बताएंगे कैसे बनाया बता देती हूँ। बिल्कुल, मुझे बताना भी था। आपने विनेगर लिया, विनेगर को एक बॉयल दिया, उसके अंदर ग्रीन चिलीज ऐड करी और फ्लेम बंद, दैट्स इट। आपका ये जो विनेगर वाला है ये रेडी हो जाता है। इसको आप बना के, जैसे पूरी सर्दियाँ आप लोग ऑब्वियसली सूप्स तो बना ही रहे होते हैं, तो आप बना के इसको आप फ्रिज में रख दें, ये कहीं मतलब 12 महीने ख़राब नहीं होता, क्योंकि विनेगर एक इटसेल्फ एक प्रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, अब जो है ये देखें मैंने फ्लेम बंद कर दी है। ठीक है, अब मैं इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बहुत प्यार से चलाना है। ठीक है, ओके, ये देखें, वाह, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो आप देखिए कितना प्यारा अंडे का लुक आया है। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें? अब हम प्लेट सर्विंग करेंगे। चलिए, जब तक मुनीज़ा जो है वो सर्विंग करें, आप जाके लीजिए एक ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इसमें आप मजीद वेरिएशन कैसे कर सकते हैं। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और मुस्कुराती मॉर्निंग में बन रहे हैं 3 तरह के मुख्तलिफ सूप। हम सूप पार्टी कर रहे हैं आज, और ये देखिए चिकन कॉर्न सूप था, ये सिंपल प्लेन कॉर्न सूप, चिकन सूप है। चिकन सूप जो था वो रेडी हो चुका है। अब मुनीज़ा बताएंगी कि इस ही सूप में वेरिएशन कैसे लाई जा सकती है। अब जब हमने चिकन कॉर्न सूप करना है, तो मैंने कॉर्न्स ले लिए, इसको बॉईल कर लिया, और ये हम ऐड करेंगे। आप चाहें इसमें तो आप जो रेडी जो कॉर्न्स मिलते हैं कैंड वाले या फ्रोज़न वाले, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हम कॉर्न्स ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा सूप भी चिकन कॉर्न सूप है, लेकिन वो स्ट्रीट स्टाइल है, तो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। और कॉर्न सूप किसको नहीं पसंद होता है यार, सबको पसंद होता है। मुझे तो चिकन कॉर्न सूप ज़्यादा पसंद है ना। अच्छा, अब आप मेरी हेल्प करें थोड़ी सी, मुझे बोल दें। ये लीजिए, ठीक है, सूप्स के लिए तो फिर हमें एंजॉय भी तो करना, और सूप तो मैं भी पी सकती हूँ ना आराम से। बिल्कुल, तो ये आगे देखिए कॉर्न सूप आ गया हमारा इसमें। अब देखिए कितना आसान है बनाना, घर में ही आप अगर एक बेस बना लें और 2 तरह के 3 तरह के डिफरेंट वेरिएशन के साथ आप सूप को सर्व करें, तो घर वाले भी आपके कहेंगे वाह यार कितनी मेहनत की है, आज आपने 3 तरह के सूप बना लिए। अच्छा, हमें नहीं पता ना कि हमारे पास ट्रिक है जो हमें मुनीज़ा ने सिखाई है। अच्छा, इसको हम जो है थोड़ा सा ये हमारे पास जो है आप सोया सॉस, चिली सॉस और ये ऐड करिए, ये ऐड करके इसको अच्छा सा जो है गार्निश करते हैं। और इसमें आप चाहें तो आप बॉइल्ड एग भी जो है वो बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। अब मुझे बड़ा मजा, मैं बड़े शौक से खाती हूँ यहाँ पे एग। मुनीज़ा फुल तैयारी के साथ आई है, कुछ भी नहीं छोड़ा ना। बिल्कुल, क्योंकि भाई सर्दियाँ हैं और ये तो हमारी इंजॉय करने का टाइम होता है। तो सूप जो सर्दियों की सौगात कहलाई जाती है, लाइक जैसे कि गाजर का हलवा भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन सूप्स जो है वो डिनर में या फिर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत एंजॉय किया। अब अपने ध्यान से पकड़ना क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है। से पकड़ा, ये देखिए जनाब, और ये वाला जो है ये चिकन कॉर्न सूप है जो कि रेडी हो चुका है। और अब हम थर्ड सूप पे आ जाते हैं हमारे। ठीक है, अच्छा, ये जो है आपका स्ट्रीट स्टाइल वाला आ गया हमारा। चिकन कॉर्न सूप होगा चिप्स के साथ और पापड़ी के साथ। बिल्कुल, चिप्स है, पापड़ी है, चाट मसाला है। ठीक है, ये हमारे चिप्स आ गए, देसी स्टाइल सूप। ठीक है, ठीक है, ये हमारी पापड़ी आप घर में भी बना सकते हैं ना मुनीज़ा, फ्रेश। वो कैसे बनेगी? ये देखिए ऑल पर्पस फ्लावर को जो है हम गूंद के बनाते हैं, बहुत सख्त इसका आटा गूंदा जाता है, और वो भी सिखाएंगे हम इंशाल्लाह आपको। ठीक है, इंशाल्लाह। यूजुअली रमजानों में तो काफ़ी सारे जमा हो जाती है ना कि आपने जो नॉर्मल। अच्छा, आपके पास वो जो मांडा पट्टी आती है उसको भी फ्राई करके भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, वो बच्चों को एज अ स्नैक भी लोग मतलब मज़ा आता है। अच्छा, ये हम चाट मसाला डाल रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च डाल रहे हैं। सही है, और थोड़ा सा ये जाएगा इसमें, ये क्या ऐड किया? सोया सॉस ऐड किया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, ये थोड़ा चिली सॉस आ गया इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ी सी ये विनेग्रेट ग्रीन चिलीज आ गई हमारी। ठीक है, थोड़ा स्पाइसी वाला है ना, थोड़ा सा थोड़ा सा चिकन ऐड कर देते, क्योंकि वो यूजुअली आप देखा करें ऊपर से डाल जो है वो चिकन डाल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऐड कर दिया। सही है, तो ये देखें आप जबरदस्त नहीं बचा, और ये देखिए
और इसमें आप चाहें ऑप्शनल है आपके पास, तो आप इसमें बॉइल्ड एग भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है, आप मेरी तरह शौकीन है सूप में अंडा डाल के खाने के, तो ये देखिए कितने मज़े का लग रहा है। मुनीज़ा, इसमें आपने क्या क्या ऐड किया चिकन कॉर्न सूप में, एक बार दोबारा बताइएगा प्लीज़। अच्छा जी, हमने जो चिकन सूप बनाया था, पहले मैंने यखनी बना ली। यखनी में मैंने सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा, चिकन विद बोन्स ली थी, उसको काफ़ी देर पकाया, अच्छा खासा 1 घंटा पका लिया। उसके बाद जो यखनी थी उसको स्ट्रेन करके अलग कर ली, चिकन की हड्डियों से बोटियों को अलग करके उनका रेशा करके यहाँ रख दिया। चिकन स्टॉक को दोबारा से बॉयल दिया, उसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड करा, वाइट पेपर ऐड करा, सॉल्ट ऐड करा, उसको मिक्स करा। उसके अंदर मैंने चिकन जो श्रेडेड थी वो ऐड करी। उसके बाद मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थिक करा और लास्ट में फ्लेम बंद करके मैंने इसमें अंडा डाल दिया, हल्के हाथ से उसको मिक्स करा। दैट्स इट, हमारा चिकन सूप रेडी है। उसी के अंदर हमने कॉर्न्स ऐड कर दिए तो चिकन कॉर्न सूप हो गया। उसको हमने अंडे से गार्निश करा। उसके साथ हमने स्ट्रीट स्टाइल जो है वो सूप बनाया, तो उस पर हमने थोड़े ऐड कर दिए, पापड़ी ऐड कर दी, चाट मसाला ऐड कर दिया, थोड़ा सा सोया सॉस, चिली सॉस और साथ ही थोड़ा सा जो विनेग्रेट चिलीज़ हैं हमारे पास वो ऐड कर दी। दैट्स इट, अंडा भी ऐड कर सकते हैं और आपकी मज़ेदार से 3 तरीके के सूप तैयार हैं। और आप ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और मुझे तो चिकन कॉर्न सूप बहुत पसंद है। मैं ये दोनों ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने घरों पे। रेसिपी कार्ड जो है वो स्क्रीन पर चल जाएगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई ऐसी रेसिपी हो जो आप चाहते हैं कि मुनीज़ा आपको बनाना सिखाएं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें लाइव कॉल करके भी जो है वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच मुनीज़ा, इतना यमी यमी से सूप्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अब हम जा रहे हैं एंजॉय करने। एग्जैक्टली, तो समझ गई हैं मुनीज़ा, इतनी तो हो गई है ट्रेन मेरे साथ रह रहे कि समझ गई हैं कि अब मुझे जो है वो ट्राई करना है। तो आप जाके लीजिए एक ब्रेक, जब तक मैं एंजॉय करती हूँ सूप। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट दिल की बात, जिस पे हम एक बहुत ही संजीदा मसले पे आज बात कर रहे हैं, जिसके लिए मुझे तहे दिल से तकलीफ़ होती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान यूसुफ, जो कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी और मैं ब्रेक में भी डिस्कस कर रही थी आपसे कि हैरेसमेंट हमारी सोसाइटी का एक पार्ट हो गया है, एक तरीके से कहा जाए तो, कि अगर कोई लड़की या कोई खातून हो, चाहे को किसी भी एज की हो, उनको हिरासा किया जाता है। और अक्सर ख़वातीन सिर्फ इस डर से जो है अपनी आवाज़ नहीं उठाती हैं कि जो शख्स उनको हिरासा कर रहा है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा क्यों? देखिए, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने एक ऐसा संजीदा टॉपिक उठाया जिसके ऊपर बात कम की जाती है और बाज़ दफ़ा तो की भी नहीं जाती है। 2 मफरूज़ों से निकलना ज़रूरी है बेटा। एक तो ये कि हरासा सिर्फ जिनसी हरासा नहीं होता, बहुत सारी किस्में जिसकी वजह से काम की जगह के ऊपर हरासा किया जाता है। और दूसरा सिर्फ ख़वातीन को नहीं किया जाता। एग्जैक्टली, राइट, इसके अंदर मर्द हज़रात भी हैं और बच्चे भी हैं, बिल्कुल, और ख़वातीन भी हैं। ये जो आपने बात कही कि खातून जो है वो क्यों आवाज़ नहीं उठाती है, क्योंकि वो थोड़ी सी अक्लमंद है। वो थोड़ी सी इसलिए अक्लमंद है कि हमारे माशरा एक बड़ा मुनाफ़क़त का माशरा है। यहाँ पे लड़का वो हरकत करता है ना, तो उसको उसकी मर्दानगी समझी जाती है, यानी उसका लुच्चा लफंगापन उस बच्चे के लिए मर्दानगी ट्रीट की जाती है। और वो बच्ची जो ज़रा सी आवाज़ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाती है, उसको बदतमीज़ समझा जाता है। और उसको ये बात मालूम है कि उसको ज़्यादा उछाला जाएगा, यानी उसकी उस हरकत से ज़्यादा उस हरकत को उछाला जाएगा जो उस बेचारी के साथ हो गई है। अच्छा, उसका मतलब है वो ज़्यादा बदनाम होगी। तो उसके घर वाले भी, यानी समझदार घर वाले भी उसको क्या कहेंगे कि बेटा इस बात को उछालने से सिर्फ आपकी बदनामी होगी, क्योंकि ये इतना मुनाफिक माशरा है कि ये मज़े लेने के लिए तो आ जाएगा उस लड़के के साथ जो है वो हमदर्दी करने लगा, लेकिन लड़की के साथ सपोर्ट करने के लिए। और ऐसा भी अक्सर जगह देखा जाता है कि कहीं कोई अगर लड़की आवाज़ उठा रही है उसके ख़िलाफ़, इस बात के ख़िलाफ़,
तो उसको कोई एविडेंस नहीं मिलता, अगर कोई गवाह होता है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यानी कि आपको क्या लगता है कि क्या इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हमें आज के माशरे में, या फिर नहीं, जो लड़कियाँ नहीं उठाती वो सही कर रही हैं? देखिए, मैंने कहा ना, समझदारी का मुजाहरा क्या करना होगा कि आप किस माशरे में रहते हैं वहाँ पे आपको देखें। वैसे तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं होगा, आपका दीन मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र नहीं करेंगे ना, यानी हक़ बात बोलना। और ये हक़ बात बोलना लाजिम है। लेकिन अगर हम अपने माशरे की बात करें, आप बिल्कुल बताइए, अगर किसी के साथ हो जाए, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए, हमारे थाने ऐसे हैं कि वहाँ भेजा जा सकता है बच्ची को, बिल्कुल नहीं। हमारी अदालतें ऐसी हैं जहाँ बच्ची को भेजा जा सकता है। तो क्या कोशिश करेंगे? घर में सेट कर लो, ऐसे ही करेंगे ना। तो अब ये ऐसा नहीं है कि आप इख्तियार नहीं रखते, लेकिन समझदारी ऐसी है कि इस माशरे के अंदर कुत्तों को तो नहीं बांधा जा सकता ना कुत्तों को मारा जा सकता है, तो आप ही बच सकते हैं ना। यानी हमारा माशरा ऐसा है कि यहाँ कुत्ते खुलेआम घूम रहे हैं। अब आप ये कहेंगे जी सारे कुत्तों को मार दो, कोई भी नहीं मार रहा, सारे कुत्तों को बंद कर दो, कोई भी बंद नहीं कर रहा, तो अब तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेंगे? तो अब ये दरमियानी रास्ता तो हो सकता है, लेकिन जिस हद तक आपकी आवाज़ उठ सकती है। लेकिन अगर इज़्ज़त पे बात आ रही है, आपको पता, मैं मल्टीनेशनल ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर खुद मैं उसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बंदा हूँ। जिसने थोड़ी सी आवाज़ भी उठाई है ना, उसके चौकीदार से लेके, गार्ड से लेके और ऊपर तक जिस नज़र से उसको देखना शुरू करते हैं ना बच्ची को, थोड़ी देर में उसको समझ में आ जाता है कि ये गलती हो गई। तो डॉक्टर साहब, आप क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता किसी इदारे में इस तरह की प्रॉब्लम हो, फेस कर रही हैं वो, तो उनको फौरी तौर पे क्या करना चाहिए उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए? सबसे पहले तो रिएक्शन उस वक्त का बाज़ दफ़ा काम नहीं करता है। अगेन मैंने डिपेंड कर रहा है ना कि हरासा किस तरह किया गया। वर्बल हरासा भी होता है, ऐसा ही है, वर्बल हरासा होता है, साइकोलॉजिकल होता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, थ्रेट किया जाता है, आपको काम की शिफ्टें चेंज की जाती है, प्रमोशन रोक ली जाती है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जहाँ से आपको जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत ही अफसोस के साथ मैं ये बात कहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी जो है वो बच्चियों को जो है वो टीचर्स के थ्रू भी हिरासा बहुत किया जाता है। एडमिट कार्ड अभी मेरे पास, आई एम सो शॉक्ड कि हमारे सेंटर के ऊपर एक जो है वो बच्ची आई, मैट्रिक की जो है वो उसका एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा था जब तक वो उस शैतानी बात को ना मान ले जो उसका तकाजा उससे किया जा रहा था। देखें, आप अंदाजा करें कि वो बच्ची जो अभी लेवल पे, हम तो इदारों की बात कर रहे हैं, ऑफिसेस की बात कर रहे हैं, जी, लेकिन आप एक स्कूल, मैट्रिक की बच्ची तक स्कूल है, नॉट इवन कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये बहुत कॉमन है। हम खुद यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें मालूम है कि वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आती हैं, ज़ुबान के ऊपर आती हैं, जहाँ पे उनको इस तरह किया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या जो शख्स हिरासा कर रहा है, या अगर कोई टीचर है या किसी इदारे का अगर सीनियर पोजीशन पे है या जूनियर पोजीशन पे भी है, तो क्या वो मेंटली इल है? क्या उसको हम कह सकते हैं कि वो मेंटली इल है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है जो वो इस तरह से कर रहा है, हिरासा कर रहा है ख़वातीन को? देखिए, हमें जानवर बनने से कौन रोकता है? कानून एक, बिल्कुल, दूसरा ज़मीर, तीसरी हमारी वैल्यूज़ और तरबियत, चौथा अगर मुझे ये पता लग जाए कि मैं कहाँ जवाबदेह हूँ, मैं दुनिया में भी जवाबदेह होऊंगा और मैं आखिरत में भी जवाबदेह हूँ। अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ, तो फिर मैं जानवर बन जाऊँगा ना, राइट? जानवर तो खाना छीन के खा सकता है, मैं खाना छीन के नहीं खा सकता, मेरे लिए हलाल और हराम की तमीज़ है। तो हमें इंसान और जानवर की जो तमीज़ होती है वो कानून होता है, और वही मैंने कहा कि वो कानून सिर्फ वो लिखा हुआ कानून नहीं होता जो डंडे वाला कानून होता है, वो तरबियत का कानून होता है, वो ख़ानदानी होता है, वो माशरी कानून होता है, इम्प्लाइड कवानीन होते हैं जिसके अंदर आपकी इखलाकियात होती हैं। तो अब जब हमारे ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे इखलाकियात ज़वाल पजीर हो चुकी हों और कानून की कोई गिरफ्त ना हो, तो हर शख्स जो है, मैंने आपको क्या कहा, इस मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जिस बच्ची ने आवाज़ उठाई थी, उसका गार्ड उसको गंदी नज़र से क्यों देख रहा है? बिल्कुल सही, ऐसे ही ना। हालांकि उस गार्ड को भी यही रो रहा होगा कि यार मेरी बीवी बच्ची महफूज नहीं है, मेरी बच्ची महफूज नहीं है, लेकिन खुद क्या कर रहा है? और ऊपर वाला सीईओ भी यही काम कर रहा है। यही बात मैं कंटिन्यू करूंगी आपसे कि जैसे कि आपने कहा कि जो शख्स या जो लोग भी, मैं कहूँगी कि वो हिरासा करते हैं किसी की माँ, बेटी, बहन, जो भी काम कर रही हैं किसी मजबूरी के तहत या वक्ती नज़ाकत को देखते हुए, जो हालात चल रहे हैं आजकल, वो काम कर रही हैं, वो घर से बाहर निकल रही हैं, और उनके भी घर में जाहिर सी बात है बेटियाँ होती हैं, बहुएँ होती हैं, बहनें होती हैं, तो अपने घर वालों, अपने घर की औरतों को तो वो बहुत पर्दे में रखते हैं, सख्तियों में रखते हैं, लेकिन कि बाहर जो औरतें काम कर रही हैं उनको वो गलत निगाह से देखते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा ही है ना, मैंने आपको क्या कहा ना, हम एक मुनाफिकत की दुनिया में रहते हैं।
अब मेरा ज़ाहिर कुछ और है, मेरा बातिन कुछ और है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा स्टेटस बहुत सारी चीज़ें छुपा देता है, अनफॉर्चुनेटली पैसा बहुत सारी चीज़ें छुपा देता है। यानी अगर ये पैसे वाला है तो यार ये तो अमीरों के बच्चे हैं, आपको पता है तो बिगड़ ही जाते हैं, ये थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जनाब, दुनिया तो बड़ी मॉडर्न हो गई है। ये कह के आपको इसका मतलब है कि उसकी जितना कमीनापन है उसके ऊपर क्या पर्दा डाला जा सकता है। और वही अगर गरीब होगा, मैं जुवेनाइल जेल के अंदर गया और वहाँ पे टीनेजर्स के ऊपर काम कर रहे थे हम, तो वहाँ पे ज़ाहिर सारे उस इलाके के बच्चे थे जो कि नॉट सो वेल ऑफ नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार उस इलाकों के अंदर जो है वो नशा बहुत है, बड़े अच्छा मुझे बड़ा भी लगा, कह रहे यार वो लियारी के अंदर पता नशा जो है वो बहुत है। मैंने कहा इसलिए कि डिफेंस के बच्चे उठा नहीं सकते ना आप। सही बात है, हाँ बिल्कुल सही। आप मुझसे पूछे ना, मैं डिफेंस में रहता हूँ, डिफेंस की स्कूलों में पढ़ाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, मुझसे पूछे ना, क्योंकि डिफेंस, क्योंकि आप मेरा बच्चा नहीं उठा सकते, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं, मेरी झंडे वाली गाड़ी है, मेरा बच्चा तो नहीं उठा सकते आप। सही। तो उस बच्चे को उठा के ले आए हो आप वहाँ से, तो इसलिए लियारी का बच्चा जो है ज़्यादा नशे वाला है, डिफेंस का नहीं है, उस पे जोर नहीं चल सकता ना, उसमें आपका जोर नहीं चल सकता ना। तो हम एक मुनाफकत की दुनिया में रहते हैं। मैं बेटा आपके सामने सिर्फ इसलिए अच्छा हूँ क्योंकि आपको मेरा बातिन नहीं पता, और मेरे उस ज़ाहिर से मैं अपने आप को हो सकता है अपनी नफाजी से, अपने स्टेटस से बहुत सारी चीज़ें आपको साबित कर जाऊँ कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। डॉक्टर साहब, क्या ये बात हकीकत है, कहते हैं कि बड़ी उम्र के मर्द हजरात इस तरह की हरकतें ज़्यादा करते हैं कंपैरेटिवली टू टीनेजर्स या फिर यंगस्टर्स, इसमें कितनी सच्चाई है? असल में उनका तरीक़ाकार तब्दील हो जाता है, वो जिस्मानी अयाशी से ज़्यादा जहनी अयाशी के ऊपर चले जाते हैं। जब बड़ी उम्र के होने शुरू हो जाते हैं तो जिस्मानी तौर के ऊपर वैसे भी वो इतने लायक नहीं रहते, तो वो फिर अपनी जो जहनी अयाशी है उसकी तरफ चले जाते हैं। फिर वो इसी तरह की जो है वो हरकतें करते हैं, लफ्ज़ों के अंदर, जुमलों के अंदर, इस तरह की हरकतें जो है वो ज़्यादा करते हैं। और एक और भी हमारे यहाँ जो है कि जी बड़े हैं, किस बात के बड़े हैं जो इनअप्रोप्रिएट हाथ लगा रहे हैं, किस बात के बड़े हैं जो बैठ के, मतलब वो ताए अब्बा को बाहर उठा के क्यों नहीं फेंक रहे जो बीच में बैठे हुए बच्चों की सिगरेट पी रहे हैं, वो क्यों मोतबर है? सही, ऐसा ही है ना। तो हमारे यहाँ भी मैंने आपको कहा ना, क्योंकि वो उम्र में बड़े हो गए हैं तो उनको एक बड़ा मार्जिन दे देते हैं, उनको एक मार्जिन दे देते हैं, एक लिहाज को और सोच भी नहीं सकते क्या ये तो हमारे बाप की उम्र के हैं, इतने बड़े उम्र के हैं। जबकि जो जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं ऐसा ही है कि वो लोग ज़्यादा इन चीज़ों में इंगेज जो है वो हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको वो जहनी अयाशी ज़्यादा चाहिए होती है। बिल्कुल जनाब, इस पे हम मज़ीद बात करेंगे, बहुत ही संजीदा मसला है हमारी सोसाइटी का। मज़ीद सवाल जवाब करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सेगमेंट दिल की बात, और हम बात कर रहे हैं हैरेसमेंट पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ दफातर में नहीं होती, वो रोड पे चलते हुए भी हो सकती है, वो स्कूल्स में भी हो सकती है, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकती है, और सिर्फ खातून ही इसका शिकार नहीं होती बल्कि मर्द हजरात या यंग बच्चे भी जो हैं, लड़के भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई वर्बल हैरेसमेंट आपके साथ कर रहा है तो अगर आप उसको उसी वक्त शटअप कॉल दें तो क्या आप फिज़िकल हैरेसमेंट से बच सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा आपका, क्योंकि हमने जब स्कूल्स के अंदर आपको पता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने शुरू हुए हैं और हम लोगों को भी बुलाया जाता है, तो वहाँ यही होता है कि जी वो आप उन्हें कहा जी एक बच्ची के वालिद साहब ने टीचर को एक इनअप्रोप्रिएट मैसेज भेजा है, तो इसलिए बड़ा इशू हो गया है और हम इसको कैसे टैकल करें। मैंने जब उस टीचर से बात की, मैंने कहा बेटा एक बात बड़ा ऑनेस्टली बताओ, ये कब से बच्चा पढ़ रहा है आपके पास? उन्होंने कहा सर ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए इस क्लास के अंदर, मैं उस क्लास टीचर। पेरेंट्स मीटिंग के अंदर भी आए थे, फादर आते थे, कहेंगे जी फादर आते थे। मैंने कहा ये सफ़र 8-9 महीने पहले ही शुरू हुआ होगा ना, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक मीटिंग हो, मेरे अपना बच्चा स्कूल में पढ़ता हो, मैं वहाँ पर आऊँ और मैं जाने के बाद टीचर का पर्सनल मोबाइल नंबर भी ले लूँ और जाके इनअप्रोप्रिएट मैसेज भी भेज दूँ पहले। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इससे पहले 8 महीने बहुत कुछ आया होगा। मैंने कहा मैं बताता हूँ क्या आया होगा। गुड मॉर्निंग का मैसेज आया होगा, हो सकता है कोई दुआओं का मैसेज आया होगा, फिर एक लतीफ़ा आया होगा जो आपने इग्नोर, फिर आपने एक लतीफ़ा इग्नोर कर दिया होगा, और फिर वो उन्होंने मीटिंग के अंदर आने के बाद आपकी अपनी बच्चे के साथ साथ आपकी भी कुछ तारीफ़ कर दी होगी कि आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं और आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको सब अच्छा लगा, आपको आइडिया नहीं हुआ कि लाइन कब क्रॉस हो गई है। सही, राइट। और जब वो वहाँ अटेम्प्ट आया कि एक इनअप्रोप्रिएट मैसेज आया तो आपका फिर अलार्म बजा। ये अलार्म पहले ही बज जाना चाहिए कि जो चीज़ मेरे रिलेशन के साथ रिलेट नहीं करती है वो मेरे स्टूडेंट का फादर है, उस पर सिवाय प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के कुछ नहीं हो सकता, और पर्सनल फ़ोन तो दिया ही नहीं जा सकता, पर्सनल फ़ोन नंबर तो अलाउ भी नहीं होता ही है ना। तो अब यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये बाज़ दफ़ा जो हरास होते हैं उनको थोड़ा सी तवज्जो देनी चाहिए कि कोई भी बंदा डायरेक्ट जाके नहीं काम करता।
कोई भी नहीं करता, खासतौर से इस तरह की जगह के ऊपर जहाँ आप इतने कैमरेज लगे हुए हैं, हर चीज़ के ऊपर कैमरा है, सब कुछ है, आप थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना शुरू करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे ये तो दुआ का मैसेज था, ये तो फूल भेजे थे, अब वो फूल में हार्ट आने शुरू हो गए, आपने उसको भी रियलाइज़ नहीं किया कि ये मतलब आप। तो डॉक्टर साहब मैं यही बात कंटिन्यू करूँगी, हम अपने स्टार्ट में भी जिक्र कर रहे थे इस चीज़ का कि खुश अखलाकियात भी एक चीज़ होती है कि खुश लिबास और खुश अखलाक रहना हर इंसान को अच्छा भी लगता है, उनका हक भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम जैसे कि आप मैं छोटी सी एग्जांपल ले लूँ कि स्कूल में अगर एक टीचर ही पढ़ाने जा रही है तो डेफिनेटली वो वेल ड्रेस्ड होकर जाएगी, अपने फेस पे एक स्माइल के साथ जाएगी कि उसको बच्चों को डील करना है। क्या अगर हम किसी से हंस के बात कर लें या अच्छे अखलाक से बात करें तो डेफिनेटली आप हल्का सा मुस्कुरा के ही बात करेंगे। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हंसी तो फंसी भाई, इसका मतलब है कि आप इसको लंच की इजीली ऑफर कर सकते हैं। तो ये गलती कहाँ है, बंदे की सोच की गलती है या फिर ये आप कहेंगे कि देखिए जो पाकीज़गी की बात थी ना, जिसको वो कहते हैं कि जी बसारत की पाकीज़गी होनी चाहिए, वो बेसिकली बसीरत की पाकीज़गी थी। यानी आप यहाँ पे आएंगे, आप काम करेंगी, मैं काम करूँगा, मर्द और औरत साथ काम करेंगे, सारी ज़िंदगी काम होते रहे हैं, खेतों से लेके जंगों तक हमेशा काम साथ होते रहे। तो वो जो पाकीज़गी है ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं आपकी तरफ नहीं देख सकता, मैं आपकी तरफ, मैं ज़मीन पे चल के चलूँगा तो गिर नहीं जाऊँगा, मैं आपसे बात कैसे करूंगा जब तक मैं आई कांटेक्ट नहीं करूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब कैसे दूंगा, चाहे कोई भी रिलेशन हो, आप मेरे कुलीग हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे पेशेंट हो, जब तक मैं आपको देखूंगा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करूंगा तो अपनी बात कैसे समझाऊंगा और आपकी बात कैसे समझूंगा। तो ये जो पाकीज़गी थी ना, ये बसीरत की पाकीज़गी थी, बसारत की पाकीज़गी नहीं थी। मेरे जहन में ये होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, उसका अदब क्या है, उसका आदाब क्या है, मुझे कौन सी चीज़ मलूज़ खातिर करनी है, और जब उसके अंदर ज़रा सी भी कोई जो है वो डेविएशन आए तो समझ जाना चाहिए जिसके साथ कि ये मुझे फाइन लाइन से बाहर बात हो रही है। तो यही हमारे साथ सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम इस फाइन लाइन को भूल जाते हैं और हम ये समझते हैं कि जी अच्छा, फिर एक और मुनाफिकत की दुनिया है। बिल्कुल, आप उस बच्ची को रखी एक रिसेप्शन पे इसलिए रहें, आप उसको सेल्स में रखी इसीलिए रहें कि उसने बिजनेस लेना है, आप अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए आप रखी उसको इसीलिए रहें कि ये तैयार भी होगी, आप एयर होस्टेस को देख लें आप रखी इसलिए रहे कि ये मेहमान नवाजी जो है वो करेगी, उसको तैयार भी जो है वो हो रहा है, और फिर सेम टाइम अब आप ये भी कह रहे हैं कि यार अब आपको थोड़ा सा फाइन लाइन में भी रहना है, अब आपको बाउंड्री लाइन में भी रहना है। तो इस तरह की बच्चियाँ या बच्चे जिनकी फ्रंट लाइन इस तरह की है कि जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनका ड्रेसअप करना है, उनकी रिक्वायरमेंट है, खुश अखलाकी से बात नहीं करेंगे तो बिजनेस ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई भी नहीं देगा, हर कोई मुंह सड़ा के तो बैठ नहीं सकता। हाँ, नहीं देगा ना, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, चाहे वो किसी बैंकिंग लाइन हो, कहीं भी हो। वो फाइन लाइन जो है वो कैसे बताई जाएगी कि जी ये हम दिस रिलेशन इज़ अ प्रोफेशनल, आप मुझसे प्रोडक्ट के बारे में बात करें। अच्छा, अगर उसकी प्रोडक्ट के ऊपर या सर्विस जो भी वो दे रही है, अगर उस पर उसकी कमांड है ना, तो फिर वो डेविएट कर जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली आप अपनी वो जो प्रोडक्ट और आप अपनी सर्विसेज की मालूमात को छुपा के अपने थ्रू बेचना चाहते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप प्रोडक्ट सर्विस नहीं बेच रहे, खुद को बेच रहे हैं ना, राइट? खुद को आप देखिए, एक बहुत ही फाइन लाइन होती है इन दोनों चीज़ों के दरमियान कि आपको उस चीज़ का खुद से ख्याल करना चाहिए। और आई थिंक जब ख़वातीन हों चाहे वो मर्द हज़रात हों, जब इस माशरे में काम करें, थोड़ा सा उनको अपने सेंसेस जो है मज़ीद हाई अलर्ट पे रखने चाहिए। तरबियत की बात है ना बेटा, शायद मीडिया को अच्छी बात ना लगे, आप मीडिया की सिलेक्शंस को देख लीजिए, आपको फेस बेचना है या कंटेंट सही, ऐसे ही है ना, बिल्कुल। और फिर आप उससे जाके कहें यार कंटेंट बड़ा सही होना चाहिए। सही, हाँ, लेकिन अब भी हम ये कहते हैं ग्लैमर ऐड करना चाहिए। आप कमर्शियल्स की बात कर लें ऐसे ही, तो हर जगह आजकल यही बात हम कर रहे हैं कि हर जगह आजकल ये चीज़ हो गई, उतनी कॉमन हो गई है, हिपोक्रेसी है ना। और अब क्या हो रहा है कि हमारी जो, मैं जिसको इखलाकी ज़वाल पजीरी कह रहा हूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता काबिल कबूल बनाई जा रही है। यानी यार ये तो होगा, यार इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, यानी घर के अंदर ऐसी कोई कंप्लेन माँ बाप सुने, यार इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, मतलब आपको लगा ही नहीं कि अच्छा कोई बात नहीं, उससे बात करने की जरूरत नहीं, किसी और से बात कर लो। यार यहाँ पे हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी इस तरह की हो गई, अगर आप उसे आगे कहें यार उसने मुझे ये भेजा, उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, लाइक व्हाट इज़ सो अनयूजुअल अबाउट इट, उसने आपको फ़ोन कर लिया, ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी, ब्लॉक कर दो। सही। अच्छा, अमूमन जो है वो घरों में भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि भाई हमारी सोच बड़ी लिबरल हो गई है, हम बहुत मॉडर्न ज़माने में ताल्लुक़ रखते हैं, हम पुरानी सेंचुरी में नहीं रहते, हमने लोगों को आज़ादी दी थी, अपने बच्चों को आज़ादी दी हुई है। तो क्या वो वाकई वो आज़ादी ही कहलाती है या फिर उसकी आड़ में जो है जब गलत कुछ हो रहा होता है तो वो नज़रअंदाज किया जाता है? वो हिमाकत कहलाती है, आज़ादी तो नहीं होती है, वो हिमाकत कहलाती है। देखिए वैल्यूज़ तो कभी भी चेंज नहीं होंगे,
अगर मैं कोई आदमी समझ रहा है कि मेरे घर के अंदर शराब चल गई है और मैं बड़ा मॉडर्न हो गया हूँ, तो वो क्या उसी वजह से क्या शराब हलाल हो जाएगी, या उसके जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे? जैसे मैंने कहा घर में बैठ के सिगरेटें पी जा रही हैं, इवन अब उसके अगले स्टेप आपको अच्छी तरह पता हो जाएगी कि अगली स्टेप भरी हुई सिगरेट होगी, तो अब आप उसको क्या कहेंगे कि यार मैं मॉडर्न हो गया हूँ। इसी तरह आपको पता है कि एक हुदूद और क़ुयूद हैं, एक लिबास है जो आपको पहनना चाहे वो नाइट सूट ही हो, आप एक नाइट सूट भी घर में इसी तरह का पहनते हैं क्योंकि घर में भाई भी होता है, ऐसा ही है ना। तो आप क्या यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार, घर में तो शॉर्ट पहन लेने चाहिए। शॉर्ट तो मर्द को भी अलाउ नहीं है, आपको मालूम है, घुटने से ऊपर बंदा भी नहीं पहन सकता, नहीं पहन सकता ना। तो जब शॉर्ट तो लड़के को भी अलाउ नहीं है, तो आप लड़के को भी फ़ौरन रोक दें कि आप बताए एक माँ बहन के आगे, घर के काम करने वालों के आगे आप शॉर्ट कैसे पहन के आगे भाई, तो हमें नहीं पता कि घुटने कवर करके रखने। तो अब आप जब इन चीज़ों को आप ये कहेंगे यार ये हम मॉडर्न हो गए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे बैठे हुए हैं वालिदैन जो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे अब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो नशे के अंदर मौजूद हैं, वो रातों को घर आने के लिए तैयार नहीं है, और वो कह रहे हैं यार हमें तो ख्याल ही नहीं रहा था, हम तो चाह रहे थे ज़रा सा मॉडर्न हो जाएंगे, इन हो जाएंगे। हाँ, वो इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत हौलनाक है, बहुत हौलनाक है। ये तो हमने बात कर ली बाहर की दफातर की, लेकिन अब अमूमन घरों में भी ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बारे में हम बात भी नहीं कर सकते, या बात करते हुए भी हम डरते हैं कि इस पर रिएक्शन कैसा आएगा माँ बाप का या रिश्तेदारों का। ये सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी आपसे, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए मुस्कुराती मॉर्निंग। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, और मुस्कुराती मॉर्निंग में सेगमेंट चल रहा है दिल की बात, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरेसमेंट की, और डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं, हमें समझा भी रहे हैं। आई होप मेरी बहनें मेरे भाई ये सब देख रहे हों और कुछ समझ लें इन चीज़ों से, कुछ पैक कर लें। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, अब हम घरेलू माहौल में आ गए हैं, तो एक दो सवाल मैं आपसे पहले करूंगी। पहले तो एक सवाल है मेरा आपसे कि अमूमन देखा जाता है घरों में लोग कहते हैं कि भाई बच्चे बच्चियां जैसे ही बड़े हों जल्दी शादी कर दो, कम उम्री में शादी कर दी जाती ताकि इनका दिमाग जो है वो भटके ना, जहन गलत चीज़ों में ना जाए। तो इसमें कहाँ तक ये क्या सही होता है? बिल्कुल भी सही नहीं होता, क्योंकि रिलीजन बड़ा क्लियर है कि जब जहनी और जिस्मानी तौर पर बालिग हो जाए तब उसकी शादी करनी चाहिए, यानी उसको खुद डिसीजन लेना है राइट और रॉन्ग का। किसी की शादी का डिसीजन माँ बाप नहीं ले सकते। पहले तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये इख्तियार अल्लाह ने लड़के और लड़की को दिए जो निकाह के रिश्ते में मुंसलिक होंगे, तभी तो उसको ओन करेंगे सारी ज़िंदगी वो। तो पहले जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बालिग होना उनका ज़रूरी है। तीसरा, जो लड़का है नान नतफ़े का जिम्मेदार लड़का है, तो इतनी मिनिमम कम अज़ कम, मैं ये नहीं कह रहा उसका जब तक महल ना हो जाए और घर ना हो जाए और गाड़ी ना हो जाए, वो एक फजूल एक्सट्रीम है, लेकिन इतनी उसको केयर होनी चाहिए, इतनी उसकी सलाहियत होनी चाहिए कि वो कम अज़ कम एक कमरा उसके लिए ज़रूर बना सके, क्योंकि ये उसका हक है। कमरा, ये नहीं कह रहा हूँ कि घर हो, उस घर के अंदर एक कमरा ऐसा है जिसके अंदर वो बीवी को रख सकता है। अगर वो इतना भी नहीं कमा सकता कि वो एक कमरे के अंदर अपनी बीवी को रख सकता है, तो फिर उसको उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, यानी माशी तौर पर इतना तो ज़रूर कमा ले, अगर कमा ले कि वो अपनी बीवी को अपने कमरे के अंदर उसकी एक मतलब बेडरूम उसका सेपरेट होना चाहिए, बीच में आप नहीं दुल्हन को रख सकते ना, ये बुनियादी ज़रूरियात। तो इसके अगर ये आदमी ये सोच रहा है कि ये करने के बजाय मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ कर देता हूँ, हमने इतनी तबाहकारी बच्चा देखी है उनकी कि वो क्या करते हैं, वो बेचारी रुल रही है घर के अंदर, वो सारी जगह मुँह मारता कर रहा है क्योंकि वो होनी नहीं कर रहा, वो कह रही है मैंने तो करनी नहीं थी, तुमने मेरे सर के ऊपर जो है वो डाल दी। 5-6 साल बाद जब आई थिंक बच्चे जब मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारी पसंद की थोड़ी नहीं, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, हमारा माइंडसेट मैच नहीं करता। अब लड़की को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए फोर्स किया जाएगा, ऐसा ही होगा ना। लड़कियों को कहा जाएगा नहीं बेटा रिश्ता टूट जाएगा, फलाना हो जाएगा, तुम्हारी बहन भी गई हुई है, तुम्हारा भाई भी गया हुआ है। अब वो रुलते 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 वो खुद भी एक साइको पेशेंट बन जाती है, और जो बच्चे उसकी गोद में हैं जो अब उसने इंतकामन अपने बाप के खिलाफ करने, और वो जो बच्चे यानी एक नस्ल ख़राब होती है, ये छोटा सा इफेक्ट है ना, नस्ल ख़राब करता है, नस्ल ख़राब करता है। तो किसी भी सूरत ऐसी ये इलाज नहीं है कि मेरा बच्चा भटक जाएगा इसलिए, ये कोई भी इलाज नहीं है, मेरा बच्चा सही हो जाएगा या जहन इधर उधर नहीं भटकेगा। उल्टा मुझे ये लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत होती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो है फिर घर की ख़वातीन ही, माँ, मैं बहुत अफसोस के साथ कहूँगी कि माँ बहनें सपोर्ट कर रही होती कि यार ये तो मर्द है, इसकी तो फितरत है, ये करेगा, तुम बर्दाश्त करो, तुम अच्छी रहो, बन सवर के रहो, ताकि वो बाहर ना जहन उसका ना जाए, वो गलत किसी और से ना बात करे। आई थिंक ये फिर इस सिचुएशन की तरफ चीजें चली जाती हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं रहे ना। शादी कोई जिनसी आसूदगी के लिए खाली की जाती है, शादी इज अ लाइफ डिसीजन, शादी एक यूनिट बनाया जाता है, एक घर बनाया जाता है, लाइफ टाइम पार्टनरशिप बनाई जाती है, इसलिए शादी की जाती है। दोनों की सिर्फ जिस्मानी ज़रूरियात नहीं है, जहनी, आसाबी, माशी, माशरती ज़रूरियात भी हैं। आपका कोई लाइफ पार्टनर है, शरीक हयात है, ऐसा ही है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ देखी जाती है, ये बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कहूँगी कि अमूमन हमारे घरों में
अपने हमारे ख़ानदानों में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर पाते, या शायद माँ खुद भी तसव्वुर नहीं कर पाती। अक्सर भेज देती बच्चों को कि जाओ भाई आपके इतने करीबी रिश्तेदार हैं, हम साथ जाके कुछ भी बाहर से जाके चीज़ ले आओ, या ये ले आओ, दही ले आओ, फलानी जगह ले आओ, या तुम्हें ये स्कूल से पिक कर लेंगे। लेकिन वो गलत तरीके से जो है वो बच्चे को निगाह से देख रहे होते हैं या उनको हिरासा कर रहे होते हैं, और बच्चा खौफ के मारे या बच्ची खौफ के मारे अपने माँ बाप के सामने ज़बान ही नहीं खोल पाती कि ये तो हमारा इतना करीबी रिश्ता है, हम करेंगे तो हमें ही मार पड़ेगी या हमें ही डांटा झड़का जाएगा। ऐसे अनफॉर्चुनेटली बेटा अब इतनी स्टडीज़ अवेलेबल है, ख़ासतौर से जब ये कसूर का हौलनाक वाक़या होता है उसके बाद तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ की हैं कि बच्चा हो या बच्ची हो, जब आपको उनको एक इनअप्रोप्रिएट हाथ लगाया जाता है तो 45% लोग वो हैं जो कि खूनी रिश्ते हैं। बिल्कुल। और मैं ब्लैंक हर रिश्ते की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम अपने सेंटर में सारे वो रिश्ते देखते हैं जिनका मैं बता भी नहीं सकता। 45% लोग वो हैं जो कि खूनी रिश्ते घर के अंदर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 45% वो हैं जिन पे आप भरोसा करते हैं और जबरदस्ती गोद में बिठा रहे होते हैं कि माँ बाप ही नहीं कहते अरे भाई बच्चे प्यार ऐसा ही है, जो कि बड़ा क्लियर है कि अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है तो वो बड़ा क्लियर सिग्नल देता है, लेकिन हम पता नहीं आंखें कहाँ बंद कर लेते हैं। 45% वो हैं जो कि जिन पे आप भरोसा करते हैं, टीचर हो गया, आपके सिपारा पढ़ाने वाले हो गए, मोहल्ले के अंकल हो गए, मोहल्ले की आंटी हो गई, राइट, ये माली हो गया, गार्ड हो गया, चौकीदार हो गया, जिसके अलावा साथ आप भेज देते हैं। 45% वो लोग हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं कि ये सही है। सिर्फ 10% अजनबी हैं। और हमारे यहाँ जो भी थोड़ा बहुत समझाया जाता है बच्चे को, अजनबी से कोई टॉफ़ी मत ले लेना, अजनबी से गुब्बारा मत ले लेना, अजनबी से खिलौने मत ले लेना, अजनबी 90% खतरा तो घर के अंदर है और 10% जो है वहाँ बताया जा रहा है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं और दोनों एक्सट्रीम्स पे आते हैं, यानी चाहे अंडर प्रिविलेज के लोग हों या हाईली इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग हों, वहाँ पे हमने इंसेस्ट के केस देखे। और जाके क्या होता है कि जब घर वालों को पता भी लग जाता है तो लेकिन वो उससे क्या होगा, इतने इंटर रिलेटेड रिश्ते हुए वो होते हैं, उनको कहते हुए डरते हैं, हाँ, वो इल्जाम नहीं लेंगे, उठाते हुए डरते हैं, माँ बाप खुद डर रहे वो उससे ज़्यादा फेफड़े रखते, वो उससे ज़्यादा चिल्लाएंगे, वो उससे ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। तो वो माँ जिसको पता भी है, मेरे पास एक ऐसी बच्ची थी जो अपने माँ से अपने अग्रेसर से ज़्यादा दुश्मन समझती थी कि माँ को जब मैंने बता भी लिया तो उसने मुझे क्यों जो है वो नहीं बचाया। और माँ ने ये कहा कि 4 घर टूट रहे थे, अगर मैं अपने भाई का नाम ले देती तो 4 घर टूट रहे थे और मेरे लिए मुश्किल था कि मैं इसको बचाऊं, ये 4 घरों को बचाऊं। तो इसमें आप मुझे बताएं कहाँ तक क्या इसमें क्या करना चाहिए अगर ऐसे केस अगर खुदा ना खासा किसी के साथ होता भी है तो उस बच्ची के जहन पे क्या असर पड़ा? 100% आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ उठानी 100% आवाज़ उठानी चाहिए। उस चाहे 4 घर क्या चाहे 40 घर टूट जाए, पूरा खानदान बिखर जाए, लेकिन इसके खिलाफ आपको आप सोचिए वो कितने और घर बर्बाद करेगा या करेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ करेगी भी बहुत है, बिल्कुल करेगी भी बहुत है। वो ख़वातीन जो बच्चों को पढ़ाने के बहाने बहुत कुछ कर जाती हैं, उनसे अपने एक और भी जो फिगर लोगों को नहीं पता, 1 बच्ची और 4 बच्चों का रेशियो है जिनको हाथ लगाया जाता है। मैं यही आपसे बात करना चाही थी कि यहाँ तो हमने ख़वातीन की बात कर ली, लेकिन मर्दों के साथ या लड़कों के साथ भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ आज कॉमन हो गई है। 4 टाइम्स मोर, जैसे कि आपने खुद कहा। और ये जो हीनियस क्राइम करने वाले, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा साइकोलॉजी सेंटर है, ये जो हीनियस क्राइम करते, जिनसी तशद्दुद के बाद कत्ल तक जाते हैं, और जब हम उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो दिन में 10-10, 12-12 दफ़ा शिकार हुए हैं। तो इसीलिए उनके लिए ये ऑब्जेक्ट लगता है। ये देखिए, आप अभी चिकन सैंडविच मंगाएंगे तो आप चिकन सैंडविच मज़े ले लेकर, आपकी इतनी रेसिपी फूड शूट सब खिला रहे हैं ना, इसके अंदर आप मीट भी डालते हैं, ऐसा ही है। कभी आपको खाते हुए ख्याल आता है कि ये मीट एक दफ़ा ज़िंदा जानवर था, इसके अंदर एक दौरान खून चलता था? ऐसा कहीं नहीं सोच रहे ना, आप तो सिर्फ मज़े लेके खा रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया अब आपके लिए, अब ये जानदार नहीं रहा। तो वो लोग जो इतना तशद्दुद का शिकार होते हैं, खासतौर से जिनसी तशद्दुद या फिज़िकल अब्यूज़ भी, फिज़िकल अब्यूज़ भी हमारे यहाँ इस कदर जो है वो किया जाता है हद से ज़्यादा। तो ये बच्चे जब ये बड़े होते हैं ना, और वो जो इनके अंदर एग्रेशन और रेज और गुस्सा जमा हुआ होता है, जब ये उतारते हैं ना तो इनके आगे इंसान नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी आपसे कि बच्चों की तो बात होगी, लेकिन जो मर्द हजरात हैं, लाइक बड़े लड़के हैं या मर्द हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, दफातर्स में, अगर उनके साथ ऐसा हो, हैरेसमेंट का केस हो, तो वो कैसे इस चीज़ से ओवरकम करते हैं? बहुत उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एविडेंस पहले जमा करें, न्यूट्रल रहते हुए एविडेंस जमा करें। अच्छा, उसके बाद एक लाइक माइंडेड कॉमन पर्सन, वो अकेला नहीं होगा। अगर आप जब थोड़ी सी दोस्ती करेंगे तो आपको अभी देखें ना, बहुत सारी कैंपेन से भी चली, तो पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग आगे मैं भी थी। तो क्या औरत को भी एविडेंस जमा करना चाहिए? क्या वो एविडेंस के बाद नहीं, एविडेंस के बगैर तो रुल जाएगी बेचारी, वो तो वही मुजरिम हो जाएगी, उसको और मजीद 3-4 और तोहमतें उसके ऊपर लग जाएंगी। एविडेंस जमा करेगी, बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंसेस, और फिर 1-2 उसको लाइक माइंडेड ढूंढने पड़ेंगे जो मिल जाएंगे। देखिए, अकेला मैं डर रहा हूँ,
मेरे जैसे एक साथ आ जाएंगे ना कि अगर अब हम 3 हो गए, और ये एविडेंसेस भी हैं। और जहाँ एक दफ्तर में ये चीज़ हो रही होती है, वहाँ सराउंडिंग्स में 1-2 विक्टिम्स आपको लाजमी मिल जाते हैं। सिर्फ ढूंढने की देर है और आवाज़ उठाने की देर है। और मेरा मानना ये है, चाहे मर्द हो या औरत हो, ऐसे संगीन जुर्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ लाजमी उठानी चाहिए, एटलीस्ट बोलना तो चाहिए, ताकि आप समझें कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप शायद आज आवाज़ उठाएं तो कल को और मज़ीद 10 लोग इससे बच जाएं। जिन बच्चियों के, हमारी हिस्ट्री बता रही, जिन बच्चियों के अपने वालिद से, बेटियों की बात कर रहा हूँ, जिन बेटियों की अपने वालिद से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बहुत, ये बिल्कुल हकीकत बात है, क्योंकि उनका वालिद चटान हो जाता है। हाँ, ये बात, उनका वालिद चटान हो जाता है, और फिर वो हर जगह उनको लेके जा सकता है, वो हर जगह एक्सपोज कर सकती है, और बड़े कॉन्फिडेंस से जो है वो काट सकती है। उसको पता है मेरा वालिद मेरे पीछे खड़ा है, ऐसा ट्रस्ट, क्योंकि आपने बिल्ड किया ना, यानी आपने अपने वालिद को ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया। मैंने इसी तरह तकरीब में कह दिया था कि अगर ये बच्ची अपने वालिद को ये ट्रस्ट दिला दे, राइट, कि पप्पा इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी, तो आप सोच नहीं सकते कि उसका बाप कहाँ कहाँ नहीं खड़ा होगा, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का। कुछ खवातीन ने बुरा मान लिया था कि आप बच्ची को कह रहे ट्रस्ट दिलाने का, आप लड़कों को तो कह ही नहीं रहे, मर्दों को मैं उस बहस पर नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं तो आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि जब एक वालिद को ये पता लग जाए कि जी मेरी बच्ची जो है वो कुछ हो जाए। मैं अपनी एक छोटी सी बात बता देता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा था, मैंने पाकिस्तान से बाहर अपने ज़्यादा मेरा जो है वो ज़िंदगी गुजरी है, मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था, बेटा हाथ नहीं फैलाना, मुसलमान 16-18 घंटे का रोज़ा रखता है, हाथ नहीं फैलाना। और अभी देखें, ये एक बचपन की थी ना, अल्लाह का एहसान है कि बड़े हमने अप्स डाउन देखे, दुनिया देखी, अब इतना कुछ देखा कि शायद कोई ख्वाबों में भी नहीं देख सकता, लेकिन हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि वो जो तरबियत थी ना वो वाली। और ये प्रूफ क्या था, 18 घंटे अगर रोज़ा मुसलमान रख सकते तो हाथ क्यों फैलाएंगे। तो अब यही चीज़ अगर इसी तरह की अगर लड़की की तरबियत इस तरह वालिद कर दे, यकीन माने कहीं भी खड़ी हो जाए, वालिद चट्टान की तरह खड़ा होगा, और उसकी लड़की पे कोई आंख भी उठा के नहीं देखेगा। वाकई उसको पता होता है कि उसके पीछे उसके बाप का हाथ है, उसका बाप खड़ा है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल करूंगी मैं आपसे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि इस पर आप जितनी शायद बात करें उतना कम है, कि बाज़ जगह आपको ऐसा नहीं लगता कि बाज़ दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि आजकल की दौर में बच्चे हों चाहे बच्चे हों, लड़के लड़कियां हों, वो शॉर्टकट्स ढूंढने के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छी पोजीशन पे आने के लिए या फिर मशहूर होने के लिए, वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके इसका शिकार खुद ही हो जाते हैं। ये बड़ा सरप्राइज़ है, बड़ा सरप्राइज़ है, राइट। मैं तो अब आई थिंक 1000 से ज़्यादा शोज़ कर चुका हूँ। मैं अक्सर अपनी होस्ट से ही कहता हूँ, हालांकि मैं बेटा कहता हूँ, बहन कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे डॉक्टर बनने के बजाय इमरान भाई कहा करो बेटा, तो मैं ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। यानी मतलब मैंने एक माहौल ऐसा बनाया कि उस पर मैं अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाता हूँ, ज़ाहिर आप यूनिवर्सिटी की बच्ची है और मैं ठीक है, मैं टीचर हूँ, और सर आपसे बड़ी बिल्कुल खुशी यूँ हाथ बढ़ा देती। मैं कहता बेटा हर किसी से हाथ नहीं मिलाते, हर किसी से हाथ नहीं मिलाते। अच्छा सर मेरे सर पे हाथ रख दें, पर उसकी इंटेंशन सही थी, उसकी इंटेंशन सही थी, वो एक एहतराम में आई थी, वो अपने एक टीचर का एहतराम करना चाह रही है, लेकिन मैंने कहा बेटा हर किसी के आगे हाथ नहीं मिलाते। आप हमें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए बेटा, अक्लमंदी और समझदारी ये है। मुझे एक इसी तरह इसी टॉपिक के ऊपर मैंने अपना स्पीकर बुलाया था, फजीला काजी या फजीला कैसर उसको कहे, तो उनसे मैंने कहा था कि यार फजीला बहन ये बताओ कि जब ये लोग रिमार्क्स को इस तरह के फेंकते हैं, लड़के फेंकते हैं, तो लड़की को क्या करना चाहिए? तो फजीला बहन ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, कह लेंगे क्यों इन बच्चियों को पत्थर का मुँह बनाना नहीं आता क्या? तो जब अगर आपको कोई इस तरह का कोई रिमार्क्स दे जो कि ड्यूबियस मीनिंग हो, दो मीनिंग का हो, तो आपको पत्थर का मुंह बना लेना चाहिए। यानी आपको कोई एक्सप्रेशन वापस नहीं देना चाहिए, ना गुस्से का दे, ना आप, ताकि वो आप मजीद अग्रेशन ना करे और बदला ना निकाले, ना आप यूँ ऐसा मुस्कुरा दें कि उसकी हिम्मत आगे बढ़े, फ्लैट हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो आप अगर जब ये फ्लैट रखते हैं और अपने आप को कैरी करते हैं, कैरी करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चियों की खासतौर पर बात कर रहा हूँ, तो फिर सामने वाला जो है उसको पता होता है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इतने अहम मौजू पे बात की और हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब एक रिक्वेस्ट में छोटी सी तमाम माओं से, तमाम वालिद साहब से करूँगी, घर वालों से कहूँगी कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में लाजमी सिखाएं। और अगर आपका बच्चा लड़का हो चाहे बड़ा हो चाहे वो लड़की हो, अगर किसी के पास अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो बराए मेहरबानी उसको फोर्स ना करें, अपने बच्चों की आवाज़ बने, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप हो, तो ही हम शायद इस चीज़ों पे थोड़ा सा उबूर पा सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आपने हमारी बच्चियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए इतना कुछ आपने उनको सिखाया, उनको चीज़ों की डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताया कि वो इस हैरेसमेंट से कैसे बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब इस वक्त जो है वो ख़त्म होता है शो का, लेकिन दोबारा फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 9 बजे। देखते रहिएगा मुस्कुराती मॉर्निंग।